अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी। और मैं हूं शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, कल केंझर झील में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 10 अफराद एक ही ख़ानदान के जाँ बहक हो चुके हैं। उनकी डेड बॉडीज अब से कुछ देर में कराची पहुंचने वाली हैं। उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन ये जो आपने देखा मदीहा, 14 अगस्त को जिस तरह लोग निकले थे बाहर, और इत्तलात के मुताबिक केंझर झील में 14 अगस्त की जो छुट्टी थी, इसमें तकरीबन 2.5 लाख अफराद ने विज़िट किया। ढाई लाख और अफराद। इतने बड़ी तादाद में लोगों ने विज़िट किया। क्या हिफाजती इंतज़ामात हैं वहाँ पे, क्या होता है वहाँ पे, ये ज़रा जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल शफात, और साथ में जब इतनी बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे तो वहाँ के इंतज़ामिया होगी, उनके लिए भी कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। खैर जी, हम कराची की सूरत हाल के हवाले से बात भी करेंगे। कल वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने बड़ी धुआंधार किस्म की गुफ्तगू भी की है, उस हवाले से भी डिस्कस करेंगे। साथ में शफात, गोल्ड की प्राइस कम आते आते तो फिर ऊपर जा रही है, ये क्या हो रहा है? देखिए जी, गोल्ड ट्रेंड शो कर रहा है कि अभी तक हालात ख़तरा स्टेबल नहीं टला हुए। नहीं। जी, हाँ। पहले हालात चाइना में ज़रा ऊपर नीचे थे, चाइना रिजर्व्स बढ़ा रहा था, और अब इंडिया की बारी है। इंडिया गोल्ड की बाइंग कर रहा है, इसलिए गोल्ड जो है वो थोड़ा सा इस वक्त वापस अपना ऊपर का रुझान दिखा रहा है। तो जनाब, बहुत कुछ है शो में। बिल्कुल जी, लेकिन सबसे पहले नजर आ लेते हैं हस्ब आदत, हस्ब रिवायत, हस्ब साबिक टॉप स्टोरीज पे। और शो के आगाज़ में हम सबसे पहले बात करेंगे अफसोसनाक खबर से। सिंध के शहर ठट्टा के करीब वाक़ केंझर झील में पिकनिक मनाने वालों की कश्ती उलटने से 10 अफराद जाँ बहक हो गए, जिनमें 7 ख़वातीन और 2 बच्चे भी शामिल हैं। और तमाम ही लोगों का ताल्लुक कराची से बताया जा रहा है। केंझर या कलवी झील में कश्ती डूबने के वाक़यात ये नए नहीं हैं, बल्कि माजी में भी होते आए हैं। जनाब, और माजी में भी दर्जनों जानों के ज़िया के बावजूद यहाँ पर जो लाइफ जैकेट्स का या सेफ्टी का जो प्रोग्राम है वो बड़ा महदूद है। बहुत महदूद पैमाने पे लोग वहाँ जो है वो रेस्क्यू किए जा सकते हैं। और इसी हवाले से बात करने के लिए हम इसके हवाले से हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले आपके साथ वो शेयर करते हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ खान। आसिफ खान इस वक्त हमारे एयरवाई के नुमाइंदा हैं। वो मौजूद हैं ईदी सेंटर के बाहर, जहां जाँबाक अफराद की लाशें लाई जा रही हैं। आसिफ, ये बताइएगा, कुल कितने अफराद हैं जिनकी लाशें अब तक लाई गई हैं? हाँ जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ ये अफसोसनाक वाक़या रोनुमा हुआ था, जहाँ केंझर झील में डूबकर एक ही ख़ानदान के 10 अफराद जाँ बहक हो गए थे, जिनमें 9 ख़वातीन और एक बच्ची शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक ये एक ही ख़ानदान के 28 अफराद थे और ये कराची के इलाके महमूदाबाद के रिहायशी हैं। ये तमाम अफराद पिकनिक मनाने के लिए केंझर झील गए थे, जहाँ से इन्होंने 2 कश्तियाँ बुक कराईं, जिसमें एक कश्ती में तमाम ख़वातीन सवार हुई और बच्चे, जिनकी तादाद 13 थी, और दूसरी कश्ती के अंदर जो दीगर लोग थे वो ख़ानदान के सवार हुए। जिस कश्ती के अंदर ख़वातीन थी वो कश्ती ओवरलोडिंग के बाइस उलट गई और उसके नतीजे में 9 ख़वातीन और एक बच्ची जो है वो जाँ बहक हुई। इस वक्त इन तमाम अफराद की जो डेड बॉडीज़ है वो कोरंगी में वाक़ सर्द खाने में रखी गई है, जबकि इनकी जो नमाज जनाजा है वो आज बाद नमाज असर महमूदाबाद में अदा की जाएगी और तदफीन भी महमूदाबाद में वाक़ मुकामी कब्रिस्तान में होगी। इन तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से था। ये महमूदाबाद के रिहायशी थे और गुज़िश्ता रोज़ ठट्टा में वाक़ केंझर झील में पिकनिक मनाने गए थे, जहां से ये कश्ती में सवार होकर मज़ार पर जा रहे थे और इसी दौरान ये हादसा रोनुमा हुआ। और ये बताया जा रहा है कि जो हादसा है वो ओवरलोडिंग के बायस रोनुमा हुआ, जिसके नतीजे में 10 अफराद जाँ बहक हुए। ये बताया जा रहा हादसा हुआ ये ओवरलोडिंग की वजह से हुआ, जिसकी वजह से 10 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। ठट्टा में इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे। हमारे नुमाइंदे इजाज़ हमारे साथ मौजूद है। इजाज़, सबसे पहले तो ये बताएगा कि क्या जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो मुकम्मल हो चुका है? इस वक्त क्या सूरत हाल है? जो झील है इसको बंद कर दिया गया है, क्या किया जा रहा है अभी? जी बिल्कुल, जो कल इतना बड़ा हादसा रोनमा हुआ था, उसके बाद शाम को कल शाम को रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल कर दिया गया था और क्लियर किया गया था कि तमाम जो डूबने वाले अफराद हैं उनको उनकी जो लाशें हैं वो निकाल ली गई हैं। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर ठट्टा उस्मान तनवीर ने वहाँ पर जो कश्तियाँ चलती हैं उस पर फिर वक्त जो है वो पाबंदी डाल दी है और जो कश्तियाँ, उन तमाम कश्ती वालों को पाबंद किया गया है कि फिर वक्त जो कश्तियाँ हैं वो झील में ना चलाएं और इस तरह के जो आने वाले घूमने वाले अफराद हैं उनको कश्तियों में चढ़ा के पानी का सैर ना कराएं, ना ही नूरी की मज़ार पर ले जाएं। इस वक्त वो कल वाला ऑपरेशन वो मुकम्मल हो चुका है। जी
एजाज, ये बताइएगा कि जो कश्तियाँ चलाई जाती हैं सयाहों के लिए, उन कश्तियों की कोई इंस्पेक्शन का कोई तरीकाकार है? चेक किया जाए उनको कि उनमें कोई ऐसा फॉल्ट तो नहीं है कि वो कैप्साइज हो सकती है? देखिए, कश्तियाँ जितनी भी होती हैं वो रजिस्टर्ड होती हैं, खासतौर पे ज़िले इंतज़ामिया के पास, वहाँ के मकामी थाने के पास और टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो है उनके पास ये कश्तियाँ रजिस्टर्ड होती हैं। लिहाजा जो कल कश्ती आई थी, ये बोट जो है वो लकड़ी की बनी हुई बोट थी, जो कि वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं थी। ये अलविया ये है कि वो कश्ती किस तरह से आई और किस तरह से वहाँ से उन्होंने लोगों को उठाया और ये मज़ाक आप की। बड़ी अजीब बात बता रहे हैं कि ये कश्तियाँ रजिस्टर्ड नहीं थी। अगर ये रजिस्टर्ड नहीं थी तो ये कश्तियाँ यहाँ झील तक कैसे पहुँच गईं? इसके हवाले से कोई अभी देखिए, तक ये तहकीकात हुई है? जी बिल्कुल, इसी हवाले से बहुत सवालात भी हैं और तहकीकात की ज़रूरत भी है कि ये कश्ती वो कश्ती थी जिस कश्ती में मछेरे सिर्फ मछली का शिकार करते हैं। लिहाजा ये जो है ना, वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं होने के बावजूद भी वहाँ पर कैसे आई और किस तरह से वहाँ पे लोगों को उठाकर जो नूरी की मज़ार पे ले जा रही थी, ये एक सही। बड़ा हादसा रोनुमा हुआ। उसके बाद एजाज, फिर इंक्वायरी ये का पता दायरा चल तो वसी ये है। अभी तक पता चल सका है कि जो कश्ती जो डूबी है ये किसकी मिल्कियत थी? साथ में ये भी बताइएगा कि ये जो यहाँ पर जी, कश्तियाँ ये मौजूद हैं, यहाँ पर इतने लोग यहाँ पर आते हैं, जब किसी कश्ती पे कोई आके कोई सवार भी होना चाहता है, उससे वो पहले इंस्पेक्शन की जाती है कश्ती की, उसमें ट्यूब्स मौजूद होती हैं, लाइफ सेविंग जैकेट्स मौजूद होती हैं उस कश्ती में? जी बिल्कुल, देखिए, जो रजिस्टर्ड कश्तियाँ हैं उसमें लाइफ जैकेट मौजूद होती है, मगर वो भी बहुत कम मकदार में, यानी कि 5 अफराद को कश्ती में सवार करना है तो वहाँ पर 5 जैकेट होते हैं। लिहाजा कश्ती वाले करते ये हैं कि 10-10 अफराद को, 12-12 अफराद को सवार करवा लेते हैं। मगर जो कल वाली कश्ती है वो ना रजिस्टर्ड थी, ना उसके पास लाइफ जैकेट्स थे, ना उसके पास कोई चेयर्स थे। इसने वज़न से ज़्यादा अफराद को एक ही वक़्त सवार करवाया और ये इतनी बड़ी गफ़लत की, पैसों की लालच में आकर के वो कश्ती को आगे लेके बड़े पानी में ले गए और बहुत सारी हवाएं चलने की वजह से कश्ती में सुराख हो गया। सुराख की वजह से कश्ती में आहिस्ता-आहिस्ता पानी भरना शुरू हो गया और वो कश्ती डूब गई। और ये एजाज, जो रेस्क्यू की 8 क्या सूरत हाल है? रेस्क्यू के लिए लाइफ गार्ड्स वगैरह और बिल्कुल। रेस्क्यू का अमला मौजूद है? पेट्रोलिंग होती है ठट्टा में? देखो, ये इंतहाई अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि किंजर झील पे जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है उसकी जानिब से एक बोट जो ना वो रखी हुई है वहाँ पर। उसमें उनके कुछ अफराद होते हैं, मगर किंजर झील की जो एरिया है वो बहुत बड़ी है। लोग कभी-कभार तो लाखों की तादाद में वहाँ पर घूमने आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट की जानिब से एक बोट की जो पेट्रोलिंग होती है वो ना होने की बराबर होती है और इस तरह से वो मैं समझता हूँ कि रेस्क्यू नहीं कर सकते। ये अलबत्ता एजाज, आपने बड़ी सही मकामी बात लोग की हैं है कि एक पेट्रोलिंग बोट अगर हो और इतनी लाखों की तादाद में लोग पहुंचे, जिससे शफात बता रहे थे कि 14 अगस्त पे तकरीबन 2.5 लाख लोग ऐसे थे जो कि ठट्टा यहाँ पे केंजर झील पहुंचे थे। मुझे बताइएगा, ये कोई पहला वाकया नहीं हुआ कि कश्ती टूटी है, लोग डूब गए। इससे पहले 2007 में भी ऐसा वाकया हुआ है और उसके बाद तवातुर से ऐसे वाकयात होते रहे। तो कहीं आपको ऐसी चीजें नजर नहीं आई कि अब कुछ बेहतरी के लिए कुछ किया गया, कुछ तब्दीली आई हो? देखिए, 2007 की जो आप बात करें, अल्पनाक हादसा पेश आया था। 2007 में 26 अफराद एक ही वक्त पानी में डूब गए थे और उस वक्त से सिविल सोसाइटी, यहाँ की मकामी आबादी ये मुतालबा करते आ रहे हैं कि यहाँ पर किंजर झील पे रेस्क्यू का निज़ाम है उसको बेहतर बनाया जाए। मैं सबसे बड़ी बात जो कहना चाहता हूँ इस तवसत से कि किंजर झील पे जो रेस्क्यू सेंटर कायम किया हुआ है वो कबाड़ खाने में तब्दील हो चुका है। वहाँ पर आप जाएंगे तो पैनाडाल और बैंडेज के अलावा जो कोई भी वहाँ पर जो आलात मौजूद नहीं है जिससे जो डूबने वाले अफराद हैं उनको फौरी तौर पे रेस्क्यू किया जाए या उसको सांस दिलाने में मदद की जाए। वो सारे जितने भी आलात खराब पड़े थे वो भी हम अपने ARY की स्क्रीन पर दिखा चुके हैं। वहाँ पर इतनी बड़ी बिल्डिंग करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई है, अमला मौजूद है, मगर आलात ना होने की वजह से लोगों को मजबूरन सिविल हॉस्पिटल ठट्टा मकली लाया जाता है। वहाँ पर उनको बड़ी देर लगती है, आधे घंटे का रास्ता है, आधे घंटे में कई अफराद जो है अपनी ज़िंदगी से जो है ना वो हार जाते हैं। मगर किंजर झील पर जो करोड़ों रुपए की बिल्डिंग है, मुलाजिम रखे पड़े हैं, वहाँ पर ना आलात है, ना कोई सिस्टम है कि वहाँ पर रेस्क्यू करके लोगों को ना बचाया जा आलात सके। है, ना सिस्टम है कि वहाँ पे जो लोग हैं उनको रेस्क्यू करके बचाया जा सके। हमारे नुमाइंदे जहाज हमारे साथ मौजूद थे जो ठट्टा में जो सूरत हाल थी इस हवाले से हमसे बात कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं जनाब, और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ठट्टा के डिप्टी कमिश्नर जनाब उस्मान तनवीर साहब। उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। उस्मान साहब, ये गुज़िश्ता रोज़ झील में बड़ा हादसा पेश आया है, बड़ी कीमती जानें इसमें चली गई हैं, कोई तयन हो सका है कि कौन जिम्मेदार है, क्या वजह बनी इस हादसे की? बेसिकली इसमें जो बोटिंग एक्टिविटी है विजिटर्स के लिए
सिंध टूरिज़म डिपार्टमेंट इसको रेगुलेट करता है और वहाँ लाइफ जैकेट्स का इंतज़ाम होता है, फाइबर की बोट्स होती हैं और वो सारी बोट्स हमारे पास रजिस्टर्ड हैं। ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो पेश आया, ये 13 लेडीज़ एक फ़िशिंग बोट पे जिसकी इतनी कैपेसिटी भी नहीं थी और वो वुडन बोट थी, आर्टिकुलेटेड उसमें मशीनरी थी, वो उसमें कहीं से उन्होंने बोर्ड किया किसी साथ आउटस्कर्ट से और वो पानी में चले गए। उन्होंने एक चक्कर लगाया, दूसरा चक्कर लगाया और तीसरे चक्कर में जब वो गए तो वो बोट कैप्साइज़ हो गई। जो इसका ज़िम्मेदार था, वो जो फ़िशरमैन था जिसने उन विज़िटर्स को ऑथराइज़ नहीं था, उनको बोर्ड किया, उनको पानी में लेके गया, उसके अगेंस्ट FIR रजिस्टर कर दी है। जो भी कानून की ज़ाब्ते की कार्रवाई होगी अच्छा उसको की उस्मान जाएगी। साहब, ये बताइएगा, अभी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे और वो बता रहे थे कि जो हादसा जिस बोट में पेश आया है उसकी मिल्कियत के हवाले से भी तो कुछ पता ही नहीं चल सका, वो एक निजी बोट थी। सो क्या इंतज़ामिया की जानिब से इस तरह की बोट्स को रोकने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं था? टाइम टू टाइम जी हम इसको रेगुलेट करते रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसकी मीटिंग्स भी करती है, इन्वॉल्व डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, STDC, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, हम सब बैठते हैं और टाइम टू टाइम हम इसको रेगुलेट करते हैं। किंजर पे काफ़ी रश रहता है और इन लोगों को रूटीन बेसिस के ऊपर जो है वो कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है और वो हम करते रहते हैं। जैसे मैंने ये बताया कि ये ऑथराइज़ नहीं था पैसेंजर्स को, विज़िटर्स को लेके जाने के लिए, तो इसने कहीं से साइड से, प्रेमिसेस से, एक बहुत बड़ा एरिया है किंजर लेक का, ये इट्स अराउंड 56 स्क्वायर माइल्स, तो इसने किसी डायरेक्शन से ये उसमें आया, उनको इसने बोर्ड होने की इजाज़त दी और ये उनको ले गया। इस सिलसिले में मज़ीद इक़दामात जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सिंध टूरिज़म डिपार्टमेंट के साथ मिलकर करेगी और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि इस तरह का वाक़या पेश ना आए। पूरी इंसानी कोशिश जानें करेंगे कि इस बहुत तरह ही का वाक़या दोबारा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। DC ठट्ठा जनाब उस्मान तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। ख़वातीन और हज़रात, आगे बढ़ते हैं। बहादुर शाह ज़फ़र का एक शेर है मदिया के, जिसमें उन्होंने कहा कि कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीन भी न मिली कुए यार में। और कराची के कब्रिस्तानों की अगर हालत की बात करें तो जनाब, जो लोग जिनकी तदफीन के लिए अगर वहाँ पे जगह चाहिए हो तो एक अजीब व गरीब माहौल होता है, एक अजीब व गरीब दुश्वारी। वो लोग जिनके ऊपर पहले से गम का पहाड़ टूटा है, उनके ख़ानदान वाले उनसे बिछड़ गए हैं, उनके चाहने वाले उनसे बिछड़ गए हैं, उनको फिर अपने प्यारों की तदफीन के लिए, उनके आखिरी आरामगाह के लिए एक ऐसी जगह की तलाश जहाँ पे कोई इर्द गिर्द परेशानी ना हो, कोई क्लेम ना हो, कहीं पे नशई अफराद ना बैठे हों, ऐसी जगह को ढूंढने के लिए बहुत ख्वार होना पड़ता और है। ये परेशानी का सामना करने पड़ रहा है जो केंजर झील में जो लोग जाम बहक हुए हैं उनकी फैमिलीज़ को। महमूदाबाद के करीब कब्रिस्तानों में मैयतों के लिए कब्रें मिलना काफ़ी ज़्यादा दुश्वार हो गया है और सोगवार ख़ानदान का फ़र्द का कहना है कि कब्रिस्तान मिल जाए तो पहाड़ जैसा गम थोड़ा सा हल्का हो जाए। ठट्टा से मैयतें कुरंगी एदी मरकज़ भी पहुँचाई गई हैं और बचाई जाने वाली तीनों ख़वातीन अभी जिला अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब, और अब बात करते हैं कराची के मसाइल की हल की कोशिशों पर, जिस पे एक बार फिर कन्फ्यूजन सामने आई है, एक बार फिर सियासत का गलबा दिखाई दे रहा है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कराची के मसाइल पर फैसला साजी का इख्तियार एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी सिर्फ सूबाई हुकूमत की है और इस हवाले से किसी भी तरह से दस्तबरदार नहीं होंगे और ना ही किसी और सियासी जमात का एग्जीक्यूटिव रोल में कोई काम है। उनका कहना था कि माजी में मुझे बुलवाया भी नहीं जाता था, अब साथ बैठने के लिए तड़प रहे हैं, कोई मुआहिदा नहीं हुआ, सिर्फ कमेटियां बनी हैं। उनका क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। आइन पामाल करने की बात करते हैं, जो आइन में चीज़ें नहीं है, जो हो नहीं सकती, उनकी बात करते हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं। आते चली जी, पता नहीं तीनों जमातें हो गई, ये हो गया वो हो गया। एग्जीक्यूटिव रोल में पॉलिटिकल पार्टीज का काम नहीं है, एग्जीक्यूटिव रोल हुकूमतों का काम है। ये दिमाग में सब डाल दिया अपने। समझ रहे थे कि ये बैकडोर के जरिए हम कोई एग्जीक्यूटिव रोल में आ जाएंगे। माजी में जब मुझे बुलाया भी नहीं जाता था, अब तड़प रहे हैं बैठने के लिए साथ कि किसी तरीके से हमारी एंट्री करा दो। अब वो खुद बात करने के लिए टेबल पे बैठ रहे, मिलकर काम करने के लिए तैयार है, बल्कि हम तो चाहते हैं। ये मैं क्लियर कर दूं कि ना कोई एग्रीमेंट हुई है,
कमिटीज बनने की बात हुई है, जैसे आपने लोगों ने बना भी दी, असाइन भी कर दी। हमने कहा भाई एंट्री सिर्फ गवर्नमेंट्स की है एग्जेक्टिव रोल में। अली शाह के साथ कोई हुज्जत कर सकता है कि वो आइन के खिलाफ कोई बात करे, उसको वैसे ही जवाब मिलेगा चाहे वो कोई भी हो। दबाव लेने वाला शख्स मैं हूं नहीं। मुराद अली शाह साहब ने इस सूरत हाल में जो बातचीत की, उन्होंने आखिर में कंक्लूड करते हुए कहा कि जिसके दिमाग में खन्नास भरा है, यानी सिंध हुकूमत के इख्तियारात को आप चैलेंज नहीं कर सकते। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद बोले कि वज़ीर आला को यकीन दिलाया है कि सिंध में गैर आइनी इकदाम नहीं होगा। गवर्नर राज और आर्टिकल 149 ज़ेर गौर नहीं है। कराची से मुतालिक आइनी ऑप्शन पर बयान का गलत मतलब लिया गया। विफाक चाहता है कि कराची में गैर जानिबदार एडमिनिस्ट्रेटर और एडवाइजरी कमेटी मिलकर काम करे। अलबत्ता तहरीक इंसाफ सिंध के रहनुमा और रुकने सूबाई असम्बली खुर्रम शेर जमान ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है कि पीपल्स पार्टी को आखिरी मौका दे रहे हैं। 12 साल से कराची से सौतेली माँ का सलूट किया गया। उनका क्या कहना था, ये भी आपको सुनवा देते हैं। पार्टी 12 साल से जब से इक़्तिदार आई है, लोग यहाँ पे सिसक रहे हैं। लोगों के पास घरों में पीने का पानी नहीं है, लोगों के पास अस्पतालों में इलाज नहीं है। जो सौतेली माँ जैसा सलूक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले 12 साल से शहर कराची के साथ किया, तो पूरे सूबे सिंध के साथ है। लेकिन क्योंकि मैंडेट कराची का है तो कराची के लिए हम बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के पास ऐसे लोग मौजूद नहीं हैं। इनके पास ना वो विजन है, ना इनका वो मिशन है, ना इनके पास ऐसी काबिलियत वाले लोग हैं जो इस सूबे का हुलिया जो है वो बेहतर कर सकें। ये आखिरी मौका जो है वो हम आपको दे रहे हैं। अवाम के बेहतर मुफाद के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम एक्सपेक्ट करते हैं आपसे भी कि आप सिंसियरली काम करेंगे। और इसी दौरान कराची के मेयर वसीम अख्तर ने भी अलग सूबे का मुतालबा कर दिया। वो कहते हैं कि आइन में नए सूबे की गुंजाइश है। जो भी साहिब इख्तिदार हैं, देखें कराची के साथ क्या हो रहा है। पीपल्स पार्टी कायदे आज़म नहीं कि हर बात मान लें। मेयर कराची वसीम अख्तर का क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। आइन में गुंजाइश मौजूद है, बनने चाहिए, सूबे बन सकते हैं। पीपल्स पार्टी कायदे आज़म तो नहीं है ना, जो कह दें तो वो हम मान लेंगे सब कुछ। आइन में गुंजाइश है, सूबे बन सकते हैं। पूरा पाकिस्तान हमारी माँ है, सिर्फ सिंध नहीं है। ये पानी घरों में आता है, सीवरेज बाहर जाके देख लो सड़कों का क्या हाल है। ये पानी है जो नलों में आता है, घरों में ना नहा सकता है इससे आदमी, पीना तो बहुत दूर की बात है। क्या चाहते हो साहिब इख्तिदार जो भी है, सबको मार दो जहर देके, जान छूटे, फिर अपनी मर्जी के लोग बसा देना। यहाँ जो माइग्रेट करके आए थे उनके बच्चे यही है भाई, पानी में जहर मिला के जान छुड़ा लो। और तो जनाब ये हालात हैं कराची के। पीने का पानी किस क्वालिटी का आ रहा है ये आपने देखा। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद कहते हैं कि सिंध में गवर्नर राज नहीं लग रहा, सूबाई हुकूमत को ख़त्म नहीं किया जा रहा, सिंध में तरक्याती कामों के लिए मुशावरत की जा रही है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उन्हें ख़ुसूसी जनाब शहबाज गिल साहब, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। गिल साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये बताइएगा अब जो सूरत हाल है कराची में, ये 3 जमातों पर मबनी जो मुशावरती कमेटी है, इसकी आइनी हैसियत क्या है? देखिए, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि इस हालत तक, इस जगह तक नौबत क्यों आई। नौबत इसलिए आई कि कराची में 18वीं तरमीम के बाद तमाम तर फंड्स जो हैं वो सूबों के पास चले जाते हैं। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वो आपके सामने इस टाइम 12वें-13वें साल में लगातार, पहले भी इनकी हुकूमत रही लेकिन लगातार इसमें शामिल हो गई है। कल वज़ीर आला साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें वो 2000 जो है 9-10 की जो बातें हैं वो पिछली गवर्नमेंट के सपोर्ट डाल रहे थे। हालांकि शायद उनको कोई बताए, याददाश्त उनकी कमज़ोर है कि 2009-10 में उनकी सूबाई हुकूमत थी, उनकी फेडरल हुकूमत थी। तो बुनियादी तौर पर तो ये सूबाई हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर पहले नाले साफ़ कर लेते तो ये नौबत ना आती, अगर शहरियों की बात पहले सुन लेते तो ये नौबत ना आती। अभी भी नाले जब NDMA ने साफ़ किए हैं तो कुछ हुआ है, जब फेडरल गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई है तो शहरियों की कुछ दादरसी हुई है। तो इनको बजाय इसके ऊपर बयानात देने के अब इन्हें काम करना पड़ेगा, बजाय ये कहने का कि इसकी आइनी हैसियत नहीं, उसकी आइनी हैसियत नहीं। आइनी हैसियत का मतलब ये नहीं होता कि अगर आपको एक आइनी हैसियत दी हुई है तो आप उसमें इतना आवाम को तंग कर दें, इतना आवाम का जीना आप जो है वो महाल कर दें कि मुल्क की आला तरीन अदालत को इसमें इंटरवीन करना पड़ा, NDMA को, फेडरल गवर्नमेंट को वहाँ जाना पड़ा, तो तब जाके लोगों को थोड़ी सी उनकी दादरसी हुई है। तो आइन में और भी बहुत सारी गुंजाइशें हैं। आप हमें आइन ना बताइए, हमें पता है कि आइन क्या कहता है और हमें यह भी पता है कि आइन में और कौन कौन सी गुंजाइश मौजूद है।
ये आप बात अपनी मलूज़े खातर रखिए कि अगर आपने कराची के शहरियों का इस्तेसाल करना बंद ना किया तो आइन में जो जो भी मौजूद है उसको ज़रूर इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, फिर ये कहेगा कि सिंध हुकूमत कराची में अगर तरक्याती कामों के हवाले से तहरीक इंसाफ या एमक्यूएम को इख्तियार देने पर राजी नहीं दिखाई दे रही तो सूरत हाल यही रही तो आर्टिकल 149 या गवर्नर राज का ऑप्शन भी इस्तेमाल किया जा सकता है? ये हमें आइन ना बताएं, हमें पता आइन में कौन कौन से रास्ते हैं। आपने जितनी करप्शन और लूटमार की है, क्या वो आइन में लिखा हुआ है कि आप इतनी करप्शन और लूटमार करेंगे? आपकी जो टीटीज आती रही हैं, आपने जिस तरीके से पापड़ वाले और समोसे वाले के नाम के ऊपर अरबों रुपए मनी लॉन्डर किए हैं, वो कहीं आइन में लिखा हुआ था? तो आइन का हमें पता है आइन में जो गुंजाइश है। और ये भी जहन में रखिए कि कराची के जो अवाम हैं वो इसी पाकिस्तान के अवाम हैं, सिंध के जो अवाम है वो इसी पाकिस्तान के अवाम है। फेडरल गवर्नमेंट को उनका पूरा पूरा ख्याल है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उन्हें भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, अब ये बताइएगा गिल साहब कि पीटीआई इस मामले पे क्या पोजीशन ले रही है? क्योंकि जाहिर है सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर आप कोई काम नहीं कर सकते, तो अब ताउन तो करना पड़ेगा, मिल बैठना पड़ेगा, पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी होगी। पीटीआई की क्या पोजीशन है सर? हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से लेना देना है और वो ये कि आवाम की फलाह और बहबूद के लिए कुछ हो रहा है। अगर ये कर रहे होते तो हमें क्या उसमें, देखिए आपको बताया 18वीं तरमीम के बाद सारे फंड, सारे इख्तियारात, सारी चीज़ें तो सूबे के पास होती हैं। अब अगर ये सूबाई हुकूमत कुछ नहीं कर रही तो तभी आला तरीन अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी, तभी फेडरल गवर्नमेंट वहाँ पे गई, तभी एनडीएमए वहाँ पर उसने अपना काम शुरू किया। अगर ये इस काबिल होती सूबाई हुकूमत के ये लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम कर सकते, अगर ये इस काबिल होते कि नाले ही साफ टाइम पे करवा लेते तो शायद ये मामलात ना होते। अब इन्होंने क्योंकि नहीं किया तो फेडरल गवर्नमेंट को जो आईनी उनकी जिम्मेदारियां और उनके हकूक हैं वो उनको नहीं है वहाँ पर। बहुत शुक्रिया जी। शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अच्छा शफात, आपको याद है जो कराची के हवाले से जो मीटिंग हुई थी जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एमक्यूएम पाकिस्तान शामिल थे, तो वहाँ पर एक और शख्स भी मौजूद थी जिनका नाम था मुस्तफ़ा कमाल साहब। तो मेयर कराची वसीम अख्तर ने कराची के मसाइल के हवाले से इस मीटिंग में पाक से ज़मीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल को बुलाने पर एतराज़ कर दिया और वो कहते हैं कि मीटिंग में उनका कोई काम नहीं था, वफाकी और सूबाई हुकूमत और बल्दिया मुंतखब लोगों पर मुश्तमिल है, ऐसे किसी को भी कराची का एडमिनिस्ट्रेटर बनाने से कुछ नहीं होगा। काम है नहीं, स्टेक होल्डर सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट है, सूबे की हुकूमत है, एएमसी, बल्दिया, ये इलेक्टेड लोग हैं। अब आप अगर किसी को भी बिठा दो तो मैं नहीं समझता कोई असर रखता है। आगे बढ़ते हैं जनाब। और कराची में गंदा पानी और कराची में मौजूद जो बारिश के बाद की सूरत हाल है वो तो हम आपके सामने रखते ही हैं। एक और मामला भी कराची में जी बहुत एक्टिव है और वो है स्ट्रीट क्राइम्स का। स्ट्रीट क्राइम की एक वारदात हुई है जनाब जिसमें शहरी को गंदे पानी में पहले गिराया गया, लूट मार की गई और कोरंगी नंबर 4 में 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमों ने शहरी को पहले गंदे पानी में फेंका, मुलजिम गिरा तो उसकी रकम छीन ली। मुलजिमों को देखकर दूसरा शहरी भी सर पर पैर रखकर भाग वहाँ से निकला। ये शिफात, ये जो हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन ये जो है ये बहुत अपनी नौयत का मुख्तलिफ किस्म का वाक़या है कि जहाँ पर शहरी को गंदे पानी में फेंक कर उसको लूटा गया है। मुझे आप ये भी देखें कि किस कदर खौफ तारी है शहरियों पे, क्योंकि वो नहीं देख सकते, वो किसी भी ऐसे चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। जैसे कुछ किस्म का इंसिडेंट होता है सबसे पहले जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो साइड पे हो जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ अर्सा पहले जब बारिशें हुई थी और साइन बोर्ड गिरने के वाकयात हुए थे तो वो साइन बोर्ड गिर रहे हैं, लोग जख्मी हो रहे हैं, जो दाएं बाएं वाले लोग थे वो नहीं रुकते क्योंकि वो खौफजदा हो जाते हैं, उनको लगता है शायद इसमें वो कहीं इन्वॉल्व हो जाएंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। अहम खबर शामिल करते चलें नौशहरा से, जहां अकबरपुरा के करीब जबा दाऊदजई में बस खाई में गिर गई, जिससे अब तक की इतलात के मुताबिक 5 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। आपको बताते चलें कि अकबरपुरा के करीब जबा दाऊदजई में बस खाई में गिरी है जिससे 5 अफराद जाँ बहक हुए हैं। हमारे नुमाइंदे अदनान तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी अदनान, बताइएगा कहाँ हुआ है ये वाक़या?
जी बिल्कुल, मोटरवे लाहौर से आने वाली मुसाफिर बस जो है वो नौशहरा के मकाम पर अकबरपुरा के इलाके में जो है वो तेज रफ्तारी के बाइस जो है वो खाई में गिर गई। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक बस जो थी वो तेज रफ्तार थी, इसलिए उलट गई है। रेस्क्यू काम के मुताबिक बताया जाता है कि अब तक की इत्तलात के मुताबिक 5 अफराद जो है वो जाँ बाक हुए, 6 से ज्यादा जख्मी हुए। जख्मियों को मकामी अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि रेस्क्यू की टीमें भारी मशीनरी के साथ वहाँ पर मौजूद है और इब्तिदाई तिब्बी इमदाद जो है वो दी जा रही है। जी अदनान, ये बताएगा कि ये हादसे के बारे में क्या बताया जा रहा है, क्या तेज रफ्तारी की वजह से ये हादसा पेश आया? जी बिल्कुल, रेस्क्यू काम ने तस्दीक की कि लाहौर से आने वाली मुसाफिर बस जो है वो तेज रफ्तारी के बाइस जो है वो उलट गई थी और उलटने के बाद जो है वो गहरी खाई में गिर गई है और इस वक्त बस को निकालने के लिए जो है भारी मशीनरी जो है वो लाई गई है। जी सही, बहुत शुक्रिया अदनान तारिक आपका कि आपने में तफसीलात से आगाह किया। अब ज़रा हम आपको एक अच्छी खबर से आगाह करते हैं। दुनिया भर में कोविड-19 वैक्सीन की तैयारी पर अब तेज़ी से काम जारी है और अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान ने कोरोना वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के इब्तदाई 2 मरहले मुकम्मल होने के बाद जो तीसरे फेज़ का आगाज़ भी फाइनली कर दिया। जी जनाब, तर्जुमान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH का कहना है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान यानी ड्रैप ने कोरोना वैक्सीन के तीसरे क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दे दी है। 3 ट्रायल्स होती हैं यूजुअली। पहला फेज़ 1 जो होता है ये वो ट्रायल होता है जिसमें 20 से 25 अफराद, महदूद अफराद के ऊपर इसका ट्रायल किया जाता है और उनके आफ्टर इफेक्ट देखे जाते हैं। फेज़ 2 में ये तादाद चंद दर्जन से बढ़ा के चंद 100 हो जाती है और फिर फेज़ 3 में चंद हज़ार अफराद पे इसके ट्रायल्स किए जाते हैं और फिर एक लंबे अरसे में उनके जो साइड इफेक्ट्स हैं और जो वैक्सीन की कारकर्दगी है उसको देखा जाता है। तो जनाब फेज़ 3 ट्रायल शुरू हो चुका है, यानी कि पहले 2 ट्रायल्स कंप्लीट हो गए हैं। अ वेरी गुड अचीवमेंट। और ये वैक्सीन चीनी कंपनी ने तैयार की है और बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की तैयार करता है। और इस तर्जमान के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन का फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल पहली बार हुआ है और ये काफ़ी खुश आइंद बात है और काफ़ी तसल्ली बख्श बात है कि जो तीसरे ट्रायल में ये बात जो इसकी जो ट्रायल है वो एंटर हो चुकी है। एंड आई होप कि आगे जो इसके बाद, क्योंकि पूरा एक आपको टाइम देखना पड़ता है जिसमें आप ये देखते हैं कि इसके कोई खुदा न खासा कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, तो इसमें कामयाबी से ये जो वैक्सीन है उसके बाद फिर मार्केट में भी लेती जाए। अहम खबर शामिल करते हैं यहाँ पर। आर्मी चीफ की सऊदी नायब वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात सामने आई है। आप ये तस्वीर देख सकते हैं। आर्मी चीफ की सऊदी नायब वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात हुई है। एक बार फिर आपको बताते चलें कि आर्मी चीफ की जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी नायब वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत हुई। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। आर्मी चीफ की सऊदी नायब वजीर दिफा जनाब शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात सामने आई है। आगे बढ़ते हैं जनाब और मदिया एक बड़े अहम इशू की तरफ हम लोगों की तवज्जो मबजूल कराना चाहते हैं और वो मामला है जनाब कि वो सारे लोग जो जॉब्स पे हैं और उनके घरों में उनके वालिदैन ज़रा ऐसी कंडीशन में है कि उनकी हेल्थ कंडीशन थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड है। बिल्कुल, यानी कि जिनको नर्सिंग की 24/7 ज़रूरत होती है। ऑफ कोर्स आप जॉब भी नहीं छोड़ सकते। एक्जैक्टली। और बहुत सारे लोग हैं जैसे हमारे आपकी तरह जो अपने वालिदैन से दूर हैं, आउट स्टेशन हैं, उनके वो जो है ना उनकी जान अटकी रहती है अपने घर में कि जी वो अम्मा अब्बा के टेस्ट हुए नहीं हुए, स्पेशली किसी मेडिकल इमरजेंसी में तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एक्जैक्टली जनाब। तो इस हवाले से जनाब अब हमारे पाकिस्तान के एक बड़े मोतबर शहरी हैं, उन्होंने एक ऐप डेवलप की है और ये ऐप है जनाब नर्सिंग ऐप इसको उन्होंने नाम दिया है। और ऐसे तमाम बुजुर्ग और ऐसे तमाम अफराद जिनको मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है उनके लिए आप फिक्रमंद रहते हैं। इस ऐप के ज़रिए ये काम आसान हो गया है। बिल्कुल जी, इसी वाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ हैं इस ऐप के बानी फ़हाद महमूद, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। फ़हाद, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बाखबर सवेरा में हमें वक्त दिया। फ़हाद, अपनी ऐप के बारे में बताइएगा, ये ऐप किस तरीके से काम कर सकती है और किस तरीके से हम जैसे बच्चे जो कि अपने पेरेंट्स से दूर हैं, खुदा ना खास्ता कोई मेडिकल इमरजेंसी हो पेरेंट्स के साथ, तो उसमें ये हमें हेल्प आउट कैसे कर सकती है ऐप?
अस्सलाम वालेकुम मदीहा, अस्सलाम वालेकुम शफात, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। आप लोगों के शो में मैं एक दफ़ा पहले भी आया था जी। रिगार्डिंग बिल्कुल। मुहाफ़िज़। आपको पता है उस एंडेवर का कि हम लोग पिछले 5 साल से पूरे पाकिस्तान में एक 911 सर्विस की तरह ऑपरेट कर रहे हैं और थ्रू दैट वी सेव्ड, हमने कोई 8,000 से ज़्यादा जानें बचाई हैं इसी चक्कर में। और पाकिस्तान में अगर कभी भी किसी को कोई इमरजेंसी होती है तो हम लोग उसमें लोगों को हेल्प करते हैं थ्रू मुहाफ़िज़। और अभी हमने मुहाफ़िज़ के अंदर ही एक इनिशिएटिव लिया था, मतलब कि हम लोगों को बहुत अरसे से ये नज़र आ रहा था कि पेरेंट्स की वेलफेयर एक बहुत मेजर पेन पॉइंट है, स्पेशली फॉर सेटिंग फॉर पीपल जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं या पाकिस्तान में ही रहते हुए किसी और शहर में रहते हैं और वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं हो सकते। एंड अगर आप नोटिस करें तो अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा ट्रेंड इस चीज़ का भी आ गया था कि पेरेंट्स की तरफ डोमेस्टिक सर्वेंट्स ही बहुत सारे बताइए क्राइम्स जो हैं वो अकर कर रहे थे। बच्चों को मुस्तकिल ना बताइए जान गले में अटकी रहती है, बिकॉज मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो मुझसे बाहर पाकिस्तान से रहते हुए मुस्तकिल ये कहते रहते थे कि यार हम लोगों को ना पेरेंट्स के लिए जो एक परेशानी होती है वो ये उनकी होती है कि खुदा सिक्योरिटी ना को खास्ता लेकर कोई बिल्कुल। हाँ। एंड देन देखिए ना, अगर आप करीब से करीब भी रहते हैं तो इट्स एटलीस्ट 4 आवर्स, 2 घंटे उनको एयरपोर्ट जाने में लगेंगे, 2 घंटे, और वो भी वो है कि अगर कोई फ्लाइट मिल जाए तो आप मिडल ईस्ट से इधर पहुंच जाएंगे। वरना इफ यू लुक एट मतलब कि कंट्रीज तो लाइक कनाडा या जो मुझे ये थोड़ा सा पाकिस्तानी बताइएगा अमेरिका में फात रह कि रहे हैं उधर, इसका ये जो ऐप, ये जो फीचर आपने इंट्रोड्यूस करा है, ये काम कैसे करता है, कैसे लोग इससे मुस्तफीद हो सकते हैं? इसका एक बड़ा सिंपल सा तरीका है। इससे ये नंबर 1 शफात, इट्स नॉट एन ऐप। आप एक वेबसाइट पे जाते हैं www.humanetech.org या आप हमें एक व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें 0348 111 2090 के ऊपर, और आप हम लोगों से डायरेक्टली इन टच हो जाते हैं। जैसे ही इन टच होते हैं हम आप लोगों की पूरी बैकग्राउंड वो लेते हैं कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर योर पेरेंट्स। जब आपके पेरेंट्स की एक एक रिक्वायरमेंट हमें समझ आ जाती है कि वो किस एज ग्रुप में, उनको क्या बीमारी है, उनको कौन सा हॉस्पिटल ट्रीट करता है, उनकी डोमेस्टिक कंसर्न्स क्या होते हैं, उनकी टिपिकल मतलब कि उनके घर की वेलफेयर के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता अच्छा है, फहद, ओके, तो हमारी जस्ट कीप इट सिंपल। मतलब मेरी अपनी फहम के लिए, और जो बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, खुदा ना खास्ता अगर मैं ऑफिस में काम पर हूँ और पीछे मेरे पेरेंट्स में से किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए और मुझे उनको कोई मेडिसिन पहुंचानी हो, हाउ वुड दिस, ये जो आपकी वेब है कैसे काम करेगी? जो आपने अभी नंबर दिया, मैं चाहूंगी नंबर दोबारा रिपीट कीजिएगा, मैं इस पे मैसेज करूंगी। के ऊपर आपने इसका नंबर है 0348 111 2090। ठीक है। इसके ऊपर आपने सिर्फ मैसेज करना है कि मुझे ये चीज चाहिए, वो घर पे डिलीवर हो जाएगी। आपको प्लम्बर चाहिए, डिलीवर व्हाट इफ अगर मैं चाहती हूँ कि अगर मैं चाहती हूँ कि वो खुद जाके पर्सनल कैपेसिटी में मेरे पेरेंट्स को जाके देखें और देखें उनकी हालत कैसी है, कि अगर उनको डॉक्टर के पास लेके जाना हो, तब ये सारी की सारी चीजें, सो बेसिकली जो हम लोग इधर सर्विस दे रहे हैं ना, वो मदिया बिल्कुल ऐसी है जैसे आप खुद मौजूद हो, लेकिन आपसे एक बेहतर ट्रेंड वर्जन उधर मौजूद है। बिकॉज हम लोग इमरजेंसीज में वैसे ही स्पेशलिस्ट हैं। हम लोग उसके अलावा प्लम्बिंग, होम रिपेयर्स, जो चीज चाहिए वो उनको एक वेरीफाइड मुझे बंदा हम फोकस रहेंगे नर्सिंग के हवाले से, और ख़ास तौर पे जब पेरेंट्स को लेके जाना होता है उनके टेस्ट वगैरह कंडक्ट करवाने के लिए, या उनकी जो मेडिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं, उस हवाले से क्या ये आपकी ये जो पोर्टल है ये असिस्ट करता है? बिल्कुल करता है। हमारे पास प्रॉपर 24/7 एंड बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको 24 आवर्स एक मेडिकल असिस्टेंट, एक मेडिकल टेक्नीशियन चाहिए होता है। बहुत सारे लोग ऐसे जिनको ड्रिप्स वगैरह लगती हैं, तो ये सारी चीजें चाहिए होता है, नर्स चाहिए होती है, फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए होता है। वेयर अ वन स्टॉप शॉप, आपको जो भी चाहिए हमारा बंदा आएगा। अगर हॉस्पिटल लेके जाना है तो हॉस्पिटल लेके जाएगा, घर पे ट्रीटमेंट चाहिए घर पे ट्रीटमेंट होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, देखिए हम आपके जो स्टाफ होगा उन पे ट्रस्ट करेंगे अपने पेरेंट्स को लेके, ये स्टाफ आप इसको हायर कैसे करेंगे कि जो इतना ट्रस्ट वर्दी हो और हमारा भी इतना ट्रस्ट हो कि हमें पता है कि जी हम इस पे मैसेज कर देंगे तो हमारे पेरेंट्स जो हैं या हमारे घर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो दे विल बी इन सेफ हैंड्स? नहीं, एब्सोल्युटली, इससे बड़ी तो कोई चीज ही नहीं है ना। बिकॉज अगर आप हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। हम लोगों ने इसके अंदर, इफ यू लुक एट द कंपनी प्रोफाइल, इसी वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाके देखें तो इस कंपनी के अंदर सारे बताइए, द चेयरमैन ऑफ द कंपनी इज अ रिटायर्ड 3 स्टार फ्रॉम द नेवी। ठीक है, हम लोगों ने सारे के सारे, आर सिटी टीम्स आर ऑल एक्स आर्म्ड फोर्सेस। और हम सबसे बड़ी चीज आती है, पेरेंट्स की अपनी नुआंसेस होती हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हम लोगों ने उस तरह के लोग रखे हैं जो बहुत एम्पैथेटिक हैं, जो उनको बहुत उनका दर्द के साथ चलने वाले लोग हैं। तो ये सर्विस थ्रू आउट द कंट्री काम कर रही है?
नहीं, इस वक्त ये कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर है, और उसके अंदर भी हम लोगों ने एक सिलेक्ट नंबर ऑफ सीट रखी हुई है इसके लिए। सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया जी। फाद हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे अपने इनिशिएटिव के बारे में। एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ई कॉमर्स या ऑनलाइन मार्केट की दुनिया वसी से वसी तर होती जा रही है। बिलखुसूस कोरोना की वबा के दौरान और इसके बाद भी ऑनलाइन बिजनेस की ज़रूरत पहले से ज़्यादा महसूस की जाने लगी है और ई कॉमर्स में मुनाफा ज़रूर है, इसके लिए महारत की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर क्योंकि अगर आपके पास महारत नहीं होगी तो मुनाफा नहीं मिल सकेगा। मधिया, ये इतनी बड़ी फील्ड है और हम ऐसे कई लोगों को जानते हैं जिन्होंने ये इनिशिएटिव्स लिए और बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला। बहुत सारे लोग, ख़ास तौर पे आजकल के दिनों में जब बहुत सारे कंपनीज ने डाउन साइजिंग कर दी हैं, बहुत सारे लोग अपनी जॉब से चले गए हैं, तो अब वो सिर्फ अपने टैलेंट्स को इस्तेमाल करते हुए अपना जो रोज़गार का, अपनी अर्निंग का सिलसिला है वो बहाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास वो टैलेंट्स जो हैं वो नहीं है तो आप उन टैलेंट्स को शाइन कर सकते हैं कुछ ऑनलाइन कोर्सेज करते हुए। तो जनाब, ऐसा ही एक इनिशिएटिव है एक्सट्रीम कॉमर्स, जहां पर वीडियो बूट कैंप मुतारिफ कराया गया है और एक ही प्लेटफॉर्म पे 50 से ज़ायद मुख्तलिफ कोर्सेज सीखे जा सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक्सट्रीम कॉमर्स के बानी जनाब सनी अली साहब, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। सनी, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। पहले तो ये बताइएगा कि ये जो आपका प्लेटफॉर्म है, कैसे इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है? ये फेसबुक के ऊपर मौजूद प्लेटफॉर्म है। इस पे 2 लाख प्लस मेंबर्स हैं, कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है और वहाँ से लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। 50 प्लस डिफरेंट ट्रेनिंग्स हैं इसके ऊपर। सही। अच्छा सनी, बताइएगा कि क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रेनिंग होती है, वीडियो ट्रेनिंग होती है, किस किस्म की ट्रेनिंग जो है वो इसे हासिल कर सकते हैं? इसमें डिफरेंट ट्रेनिंग्स हैं कि इंटरनेट के ऊपर घर से बैठ के ऑनलाइन कैसे आप अर्निंग कर सकते हैं। उसके ऊपर अमेज़ॉन भी शामिल है, अमेज़ॉन की सर्विसेज हैं, ईबे है, फिर और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं कि आप फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट स्किल्स कैसे बेच सकते हैं, 3D के स्किल्स हैं, ऑटोकैड है, माया है, ग्राफिक्स हैं, काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, क्विक बुक्स, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह हो गए, जिन्हें आप सीख सकते हैं, ऑनलाइन बेच सकते हैं और टारगेट है $1000 पर मंथ कमाने का टारगेट है सबका। ये बड़ा इनक्रेडिबल इनिशिएटिव है। और जैसे आपने बात की अमेज़ॉन की, तो अमेज़ॉन तो खुद अपने अंदर एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें मेरे ख्याल में लाखों लोग मुंसलिक होंगे उससे और वो सब काम कर रहे हैं। अभी तक आपके पास क्या सक्सेस स्टोरीज आई हैं और कितने लोगों ने अभी तक अपने आप को, जैसे आपने कहा कि $1000 का बेंचमार्क आपने रखा है, तो अभी तक कितने लोग इसमें कामयाब हुए? अभी तक हम लोग पिछले 3.5 साल से ऑपरेट कर रहे थे पाकिस्तान में। सैकड़ों लोग इस वक्त इनकम बिल्ड कर चुके हैं। 500, 1000, 2000, $3000 पर मंथ लोग बनाते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर। लेकिन अब ये कि इस सैटरडे को जो हमने अनाउंसमेंट की, हमने इसी प्लेटफॉर्म को और बड़ा कर दिया। तो पहले हमारे पास थे 8 कोर्सेज, अब हो गए 50। अब इनकम पोटेंशियल बढ़ गया लोगों का। आप जिन फील्ड्स की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये सब की सब अपने अंदर एक बहुत बड़ा करियर पाथ है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी अगर अकाउंटिंग में हो तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सीखिए, दोनों चीज़ें कभी मर्ज नहीं हो सकती। तो ऑब्वियसली थोड़ा जो कोर्स का स्पैन है वो थोड़ा सा लंबा भी लगता है और ये भी एक असेसमेंट आती है कि यार ये कोर्स बड़ा एक्सपेंसिव भी हो सकता है। ये ज़रा बताइएगा, ड्यूरेशन क्या है, पैसे कितने हैं? पहली बात तो ये कि जो शख्स अकाउंटिंग बैकग्राउंड रखता है वो नेचुरली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की तरफ जाएगा जी, उसका इनकम पोटेंशियल वहाँ पे ज़्यादा है। सेकंड ये कि 2 साल तक का ये कोर्स है, 2 साल तक आपके पास एक्सेस मिलेगा, आप वहाँ से लर्न करेंगे, आपको ग्रुप के अंदर ट्रेनर्स हेल्प करेंगे, गाइड भी करेंगे। थर्ड ये कि 90% लोग क्वालिफाई करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो उन्हें फ्री में मिल जाता है क्योंकि अगर उनकी इनकम पाकिस्तान में 60,000 रुपये से कम है, 60,000 रुपीज़ पर मंथ से कम लोग कमाते हैं, वो फ्री में ले सकते हैं। बाकी लोगों को 30,000 रुपये देने पड़ते हैं। बाकी लोगों को, अच्छा, जो 30,000 देने हैं वो आपको 2 साल के देने हैं या ये माहानावार देने हैं या फिर 1 साल के देने हैं? नहीं, ये 2 साल का है। ये 2 साल जी, जो ड्यूरेशन जितना भी है डजंट मैटर, वो वन टाइम फीस होती है। सही। अच्छा सनी, ये बताएगा कि उम्र की कोई कैद है? जैसे भी आपने बताया कि वो लोग जिनकी पाकिस्तान में आमदनी 60,000 से कम है वो तो मुफ्ती है, तो अच्छी कंडीशंस के मतलब आ गई हैं। उम्र की कोई कैद इसमें?
नहीं, एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पहले हमारे पास एज की रिस्ट्रिक्शन थी कि 18 प्लस होने चाहिए, लेकिन अब चूंकि हमने इतने ज़्यादा उसमें ट्रेनिंग कोर्सेज डाल दिए हैं, जो 16 साल के बच्चे भी अब सीख सकते हैं, वो भी अर्निंग कर सकते हैं। तो अब हमने एज का कैप हटा दिया और 16 साल कर दिया उसको। अच्छा, दैट्स इनक्रेडिबल। 16 साल के बच्चे अगर वो सीख सकते हैं, बड़ा बड़ा अच्छा लर्निंग स्पैन होता है। थोड़ा सा ये बताइएगा कि बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं, और लोग उन पे जब अपना कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो बड़े अपनी जो कॉस्ट है वो बड़ी कम रखते हैं। यूजुअली इस किस्म के प्लेटफॉर्म फाइवर्स होते हैं जहाँ पे लोग वो अर्निंग करते हैं। तो क्या उससे कुछ मिलता जुलता प्लेटफॉर्म है ये? और ये जो $1000 का आपने बेंचमार्क रखा है, ये कितने प्रोजेक्ट्स में कंप्लीट किया जा सकता है? पहली बात तो ये कि फाइवर के ऊपर उन्हें सीखना पड़ता है कि फाइवर के ऊपर अपनी गिग को टॉप स्पॉट पे कैसे पहुंचाया जाए। अगर वो ये सीख लेंगे तो बिजनेस खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगा उनके बाद। सही। तो वो इसकी भी स्किल सीखते हैं कि फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर, फेसबुक ग्रुप्स के ऊपर कैसे विजिबिलिटी बढ़ाई जाए। और ये जो स्किल्स हमने टारगेट किए हैं, ये वो हैं जिनकी सप्लाई ऑलरेडी कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो नेचुरली इनकी प्राइस ज़्यादा होती है। ये महंगे स्किल्स हैं, ये सस्ते वाले स्किल्स नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन के स्किल्स बहुत महंगे बिकते हैं। आप बायर को $1500, $1000 चार्ज कर सकते हैं एक सर्टेन सर्विसेज प्रोवाइड करने के, तो वो एक ही प्रोजेक्ट, एक ही क्लाइंट से भी $1000 बन जाता है। तो डिपेंड करता है कि कौन किस। जी, बहुत ही ज़बरदस्त आपने बात की। अमेज़ॉन बहुत कम लोग जो उसके अभी तक इसके बारे में जानते हैं। बहुत बड़ी अपने अंदर ये एक दुनिया है, और इसमें जितने स्किल्स हैं वो बड़े एक्सपेंसिव स्किल्स हैं, लेकिन 30,000 रुपये में वो जनाब वन टाइम फ़ी है, और उसमें आप ये कोर्सेज उठा सकते हैं। ये जो टाइम है जब आपके एकेडमीज़ बंद हैं, तो बड़ा बेहतरीन टाइम है कि आप अपने आप को यहाँ पे शाइन अप करें। सर, एक सवाल मज़ीद मैं पूछना चाहूँगा। बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं जिनके अंदर लोग प्रायोरिटाइज करते हैं, यार इसमें पैसे ज़्यादा हैं, इसमें पैसे कम हैं। तो आपके पास भी कोई ऐसी कोई डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं, यार कोई बंदा अगर अकाउंटिंग में जा रहा है उसको शायद कमाई कम है, कोई बंदा अगर 3D सीख रहा है तो शायद उसका प्रोसेस स्लो होगा लेकिन कमाई ज़्यादा होगी? कोई ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन आपने भी किया? आप भी प्रायोरिटाइज करते हैं इसको? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ग्रुप में पहले लोग आते हैं, अपना प्रोफाइल बताते हैं, फिर हमारी टीम, हम लोग उनको एडवाइस कर देते हैं कि आप इस स्किल की तरफ चले जाएं, ये आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता है, आपके बैकग्राउंड को सूट करता है। अब हाउसवाइफ को हम अमेजोन की तरफ नहीं लेके जाएंगे, हम उन्हें बोलेंगे कि आप फलां मार्केटिंग से रिलेटेड स्किल सीख लें, वहाँ आपका पोटेंशियल बहुत हाई है $1000 बनाने का। तो हर बंदे की प्रोफाइल के हिसाब से उसको बताया जाता है कि आप ये वाला स्किल सीख लें, यानी कि प्रॉपर एप्टीट्यूड देख के जो इसको सजेस्ट की जाती हैं चीज़ें। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, आपने बड़े मज़े की बात बताई कि जो आप टारगेट सेट करते हैं दैट इज़ $1000, तो आप उसको कैसे सेट करते हैं? और साथ में क्योंकि बड़ा मुश्किल नहीं हो जाता कि $1000 हर एक के लिए जनरेट करना, जो भी आप मंथ में काम करें उसके लिए? देखिए ये ऑनलाइन वर्ल्ड है, आप अमेरिकन बायर्स के साथ डील कर रहे हैं, ब्रिटिश बायर्स के साथ डील कर रहे हैं, उनके लिए जो चीज़ $200 है वो यहाँ पे $30,000 बन जाती है। तो $1000, 1.5 लाख रुपए कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है बाहर की डेवलप वर्ल्ड से कमा लेना, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं। बिल्कुल, हमारे लिए हो सकता है बड़ी अमाउंट है, उनके लिए नहीं है इतनी। ट्रू ट्रू ट्रू। बहुत शुक्रिया जनाब, हमारे साथ मौजूद थे सनी अली, और बता रहे थे इस इनिशिएटिव के बारे में जिसके ज़रिए आप घर बैठे सिर्फ ये कोर्सेज करने के बाद $1000 अपने कम से कम माहाना कमाने हैं। मतलब ये लाजमी है, अदरवाइज आपकी ना मतलब वो मज़ा नहीं आया। और $1 आजकल कितने का चल रहा है शबाद? 169 169 यानी कि 170 पहुंच गया तकरीबन, ऑलमोस्ट। ठीक है, तो उसका मतलब आप अच्छा कमा लेंगे। और स्पेसिफिकली अगर आपने 2 साल का $1,70,000 रुपये, और आपने ये जो 2 साल का जो कोर्स है इसके आपने $30,000 रुपये फीस देनी है, और अगर उसके बाद आपको 2 साल का कोर्स है उसके बाद अगर आप इतना कमाने लग जाए तो बड़ी ज़बरदस्त बात हो जाएगी। खैर जी, आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि जो ऑस्टिन मोटो GP में खौफनाक एक हादसा पेश आया है। राइडर्स अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सके और 2 मोटर बाइक्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, और राइडर्स लेकिन बाल बच गए। दिस इज़ हॉरिफाइंग शफात जो मुनाज़िर ने भी शेयर किए हैं। ये जनाब है मोटो GP ग्रां प्री, तो ये तो फिर होता है ना, ये तो फिर होता है बेचारा, वो कम से कम भी ये कुछ 250 की स्पीड पे होगा, और जिस तरह से ये जवान दोनों जो है वो, और खड़ा भी हो गया उसके बाद भी वो वॉकिंग चिल कर रहा है। ये है वो प्रोटेक्टिव सूट, जो प्रोटेक्टिव सूट जब पहना जाता है तो बड़े से बड़े हादसे से भी लोग बच जाते हैं। तो जनाब हेलमेट पहने और कोशिश करें, अगर आपके पास प्रोटेक्टिव गियर, यार ये वाला तो बहुत महंगा होगा लेकिन कम से कम जितना अपने तौर पे हो सकता है वो ज़रूर रखें। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बाखबर सवेरा का राउंड 2 शुरू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं बाखबर सवेरा राउंड टू में ख़वातीन और हज़रात हम कुछ अच्छी खबरें शामिल करेंगे। इब्तिदाई इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अच्छी खबरों से करें और ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में ये जो जुलाई के दौरान इन्हें बहुत सारे पैसे आए हैं, ये किसने आके वहाँ से भेजे? एग्जैक्टली शफात, मैं भी ये पूछना चाहती हूँ कि क्यों मैं हालात पैदा हो जाता आई डोंट नो। ये वो सवाल जिनको पूछते हुए आपको हल्का सा डर लगता है, तो उसमें तो नहीं आप हल्के से तोतले हो जाते? हाँ, मुझे लगता है कुछ ऐसा ही है क्योंकि जरा आप मुझे बताएं, मतलब पूरी दुनिया तो कोरोना की वजह से एक इकोनॉमिक क्रंच आया हुआ था, तो कैसे हुआ वैसे ये? नहीं, मैं क्यों बताऊँ आपको? हाँ। मैं नहीं बताऊँगा नहीं? क्योंकि खैर जनाब, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो ख़तरनाक किस्म का मैच हुआ था, बल्कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान इंग्लैंड एक तरफ थे, बारिश एक तरफ थी और दोनों मिलकर आपस में मैच कर रहे थे। जैसे ही पाकिस्तान की टीम बाहर निकलती थी बारिश आ जाती थी, फिर लाइटें ऑन होती थी, अंपायर कहता नहीं भाई सच्चा प्यार नहीं मिल रहा, आई मीन लाइट पूरी नहीं है, मैं नहीं मैच खेल रहा, सच्ची लाइट नहीं मिल रही, सच्ची लाइट नहीं मिल रही, सॉरी। तो वो फिर मैच ख़त्म कर देता था। अच्छा भला मौसम चल रहा होता था, वो कहता नहीं रेन डिले, मज़ा नहीं आया, मैच तुम 11 बजे शुरू करेंगे। ये सारे चौंचले होते रहे। फाइनली जनाब मैच एंडेड इन अ ड्रॉ, उस पर भी बात करेंगे। तो पहले कहाँ जाएंगे? पहले हम जाएंगे टॉप स्टोरीज की तरफ। तो जनाब ये तो हो गई टॉप स्टोरीज। अब ज़रा आपको एक अच्छी खबर बताते चलें। कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस हवाले से ट्वीट भी किया था कि पूरी दुनिया में बहरान आया हुआ है, लेकिन पाकिस्तानी मईशत ने कुछ अच्छे जो सिग्नल्स हैं वो शो किए हैं। और अब जो ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी मईशत मेन रिलाय जिस इनफ्लो पे करती है वो होता है रेमिटेंसेस, यानी कि बाहर मुकीम पाकिस्तानी जो पैसे भिजवाते हैं अपने ख़ानदान के लिए, उसमें पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी इनफ्लो आई है एंड दैट इज़ 2.7 बिलियन। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार किया, आपके साथ शेयर करते हैं और इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुआशी उमूर के माहिर खुर्रम शहजाद, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। खुर्रम, बहुत शुक्रिया आपका, गुड मॉर्निंग, कि आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। खुर्रम, ये बताएगा कि पाकिस्तान के तरसीलात ज़र जो हैं 2.7 बिलियन बढ़ गए हैं, ये क्या वजह बनी है? क्या मिडिल ईस्ट में जब फ़ी बैरल तेल की कीमत $40 गिर गई थी तो उस वक्त वहाँ पर बहुत सारा जॉब्स पैदा हो गई थी, लोगों के काफ़ी सारे इंक्रीमेंट्स लग गए थे, जो इतने सारा तरसीलात ज़र बढ़ गया हमारा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पहली बात यह है कि ये बड़ा शॉकिंग चीज़ है, एक शॉकिंग पॉजिटिव एक शॉक है। इसकी वजह यह है कि देखें पिछले 2 महीने में ही रेमिटेंसेस में जो है वो बैक टू बैक मैसिव इंक्रीज आया है और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आया, ये हमें देखने की ज़रूरत है, बांग्लादेश में भी आया है और अब जो है इंडिया में भी रिकवरी आना शुरू हो गई है रेमिटेंसेस में, जबकि इंडिया में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में तकरीबन 20% और दूसरे दुनिया के और ममालिक में भी 20% जो है वो कमी की बात की जा रही थी। लेकिन देखें इसमें थोड़े से फैक्ट्स हम देख लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखें एक तरफ जो है वो जहन ये नहीं मानता कि जी रीजंस ऐसे नहीं हैं जिसकी वजह से तरसीलात ज़र में इजाफा हो और दूसरी तरफ इजाफा हो रहा है। तो ऐसा क्या हो सकता है? ना वहाँ पे इनकम बढ़ी है, ना वहाँ पे जो है आपके जॉब्स बढ़ी है, इनफैक्ट 50% हायरिंग कम हो गई है मिडल ईस्ट में। मैं थोड़े से फैक्ट्स आपको देता हूँ कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, खुर्रम आवाज़ थोड़ी सी एक हमने हल्का सा ग्लिच आ गया, ज़रा अभी बात बड़ी पते की है इन्होंने। 15 लाख जॉब्स कम हुई हैं इन जीसीसी कंट्रीज़ में और यही मेजर इनफ्लो करते हैं, यही मेजर इनफ्लो आता है इन ममालिक से, जीसीसी कंट्रीज से, क्योंकि पाकिस्तानियों की और ख़ास तौर पर जैसे उन्होंने इंडिया और बांग्लादेश का भी नाम लिया तो साउथ एशियंस की एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ काम करती है। मैं इनफैक्ट मैं देख रहा था फिलीपींस की बहुत बड़ा उनका जो रेमिटेंसेस का इनफ्लो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ये बात कुछ ऐसा लग रहा है कि जो मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता कि खुर्रम इस पे क्या बात करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों के रेमिटेंसेस के इनफ्लो बढ़े हैं ये शायद अपना साजो सामान बेच के वापस आ रहे हैं, या शायद वो कोई पाकिस्तान में पैरेलल सोर्स ऑफ अर्निंग ढूंढना चाह रहे हैं जिसकी वजह से उन्होंने ये रेमिटेंसेस का इनफ्लो बढ़ाया है। दोबारा से खुर्रम आगे पूछ लेते खुर्रम से। हाँ खुर्रम, क्या आप हमारे साथ दोबारा लाइन पे मौजूद हैं? जी मैं मौजूद हूं। जी खुर्रम, सवाल आप से पूछा गया था, जवाब आपका जारी था और आप कुछ बड़ा जबरदस्त इंसाइट लेके आए थे कि सिर्फ पाकिस्तान में इनफ्लो नहीं बढ़ा रेमिटेंसेस का, बांग्लादेश और भारत में भी बढ़ा है। प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल, देखिए मैं ये कहना चाह रहा था कि जो है खासकर बांग्लादेश और पाकिस्तान में रेमिटेंसेस का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ा है और इसकी देखें वजूहात ये नहीं है कि इनकम बढ़ गई है मिडल ईस्ट में, बल्कि एक तो प्रॉब्लम ये है कि
मिडिल ईस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और इंडियन, इन तीनों बड़े ममालिक की जो है वो रेमिटेंसेस तकरीबन 50 से 60% जो है इन तीन ममालिक से आती है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे क्यों आती है इतनी ज्यादा, उसकी वजह ये कि ब्लू कॉलर जो है इन तीनों कंट्रीज के ब्लू कॉलर, और फिर चाइना भी है और दूसरे कंट्रीज भी, इन सब के जो है ब्लू कॉलर्स बहुत ज्यादा हैं। 40 लाख जो है वो इन दो कंट्रीज में है, इंडियंस खाली यूएई में और सऊदी अरेबिया में, 27 लाख पाकिस्तानी है यूएई सऊदी अरेबिया में, इसी तरह बांग्लादेशी जो है तकरीबन 15 लाख है। तो यहाँ से रेमिटेंस आ रही, एक बड़ा जो फैक्टर है जिसने डिफरेंस क्रिएट किया है वो हुंडी हवाला हो सकता है। उसकी वजह यह है कि हुंडी हवाला सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है और ब्लू कॉलर जॉब्स बहुत ज्यादा हैं। हमारे जो लेबर तबका है उन बेचारों को ज्यादातर बैंकिंग की सहूलियात उस तरह से शायद नहीं मिलती हैं और उनको पता भी नहीं होता कि हुंडी हवाला एक गलत चीज है, लेकिन वो हो रहा होता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है हुंडी हवाला, जो कि अब फॉर्मल चैनल में आया है। स्टेट बैंक ने भी इस पर स्टेप्स लिए, गवर्नमेंट ने भी स्टेप्स लिए, बट अब क्योंकि बॉर्डर्स बंद थे, एयरलाइंस जो है वो नहीं चल रही थी और जो है इश्यूज थे, बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज थे, इसकी वजह से खुरम बाकी अगर फैक्टर्स को आप मान लें, हुंडी हवाला को भी एक बड़ा की फैक्टर है, मान लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा कि रिफॉर्म दिया है, या उसको आप जो भी नाम देना चाहें, बहुत सारे लोग उसको बेल आउट भी कह रहे हैं, वो जो रिफॉर्म्स आए हैं उसकी वजह से क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत सारे जो जीसीसी कंट्रीज़ में लोग मौजूद थे उन्हें लगा कि यार इस वक्त जो हमारे पास सेविंग्स हैं इनको हम पाकिस्तान में डिपॉजिट कर दें तो ये हमारा सरमाया एक दफीने के तौर पे हो जाएगा और हम जब चाहेंगे इसको वापस सर्कुलेशन में ला सकेंगे? क्या इस या ये भी तो एक रीज़न नहीं है रेमिटेंसेस के इनफ्लो की? नहीं, देखिए ये जो है ये दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस, ऑफ कोर्स आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये सिर्फ इसकी वजह से ग्रोथ, ये कह लें कि 50% ग्रोथ इसकी वजह से है तो शायद ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखें ये बात सही है, पाकिस्तानी जो हैं वो तीसरे बड़े इन्वेस्टर हैं यूएई में ओवर द लास्ट 4-5 ईयर्स की अगर आप बात करें तो अभी भी पाकिस्तानी का वहाँ बहुत पैसा है। हाँ, ये हो सकता है कि क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू हुई है और एमनेस्टी दी है गवर्नमेंट ने एक और, तो यहाँ पे पैसा बिल्कुल आना शुरू हो गया होगा। लेकिन आप देखिए के बाद पिछले 2 महीने से ग्रोथ आ रही है रेमिटेंसेस में, तो 2 बड़े रीजन हो सकते हैं, जॉब लॉस और दूसरा जो हवाला और हुंडी। जॉब लॉस भी हुआ है। जॉब लॉस कैसे हुआ है कि वहाँ पे यूएई में और सऊदी अरेबिया में भी खास तौर पे और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में भी 50 मिलियन की बात हो रही है कि जॉब लॉस हुए हैं। क्योंकि देखें यूएई की जो इकोनॉमी है या सऊदी अरेबिया की जो इकोनॉमी है, ये दोनों ऑयल बेस्ड इकोनॉमीज हैं। दुबई की इकोनॉमी नहीं है। दुबई में 5% ऑयल है, 95% ट्रैवल, ट्रेड एंड टूरिज्म है। ये तीनों, अच्छा मसला ये कि यूएई की इकोनॉमी में, ये खासकर कुछ मिडिल ईस्टर्न इकोनॉमीज में ना सिर्फ ऑयल की वजह से एक बहरान आया है, बल्कि वहाँ पे तो ये ट्रैवल एंड टूरिज्म जो है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डूबा है। तो ये 2 बड़े मसले हो सकते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 80,000 पाकिस्तानी वापस आ रहे हैं और आ चुके हैं, या तो या 1.5 लाख तक आएंगे। 2 लाख इंडियंस वापस जा रहे हैं, इससे ज्यादा जो है वो बांग्लादेशी, यानी कि मजीद बढ़ेगा ये। जी जी, इसकी वजह से जॉब लॉस की वजह से सेविंग्स का एक फ्लो आ रहा है, ये भी कहा जा रहा है। और फिर जॉब लॉस की वजह से सेविंग्स का फ्लो आ रहा है। खुरम, जाते जाते ईदें भी गुजरी हैं इसमें, तो क्या ईदों की वजह से भी तो कोई इनफ्लो ज्यादा नहीं हुआ? जी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ 2 ईदें भी गई हैं, लेकिन हमें इसमें ये देखना होगा शफाज मदिया के आने वाले 2-3 महीने बड़े क्रूशियल होंगे। अच्छा, ग्रोथ क्यों सस्टेन कर सकती है? बिल्कुल आपने सही निशानदेही की। आने वाले महीने मुश्किल होंगे क्योंकि जॉब लॉस हुआ है मिडिल ईस्ट में, और वो सारा जॉब लॉस जो कि रेमिटेंसेस में कट लगेगा वो भी आगे आने वाले महीनों में सामने आएगा। बहुत शुक्रिया जी, खुरम शहजाद हमारे साथ मौजूद। आगे बढ़ते हैं जनाब। बिल्कुल शफात है, जो तमाम तर सिचुएशन जो अभी हमें खुरम बता रहे थे, इन तमाम तर सिचुएशन के बावजूद मुत्तहिदा अरब अमारात ने के अखबार खलीज टाइम्स ने मुआशी मुहाज पर पाकिस्तान का मुस्तकबिल काफ़ी रोशन करार दे दिया है। बैरूनी सरमायाकारी के लिए मौजूद हालात और हुकूमती कोशिशों का भी साथ में एतराफ़ किया गया है, और अखबार ने लिखा है कि इमरान खान ने मुआशी सरगर्मियों के लिए बड़ी पॉलिसीज का इक़दामात का ऐलान किया है और आलमी सतह पर मुआशी स्लो डाउन के बावजूद पाकिस्तान में हालात बेहतर हुए हैं। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के लिए पूरी तरह तैयार है। खलीज टाइम्स ने लिखा है कि पाकिस्तान खुसूसी मुआशी जोन्स के क़याम पर तेज़ी से काम कर रहा है। डैम्स की तामीर समेत सीपैक जैसे मुआशी मनसूबों पर भी काम तेज़ किया गया है। शरह सूद में नुमाया कमी हुई है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने तरसीदात ज़र की मद में रिकॉर्ड रकम पाकिस्तान भेजी है। और अब आते हैं जनाब कराची के प्राइवेट स्कूल्स की तरफ, जहां पे स्कूल मालिकान ने हुकूमती अहकामात की धज्जियां उड़ा दी और उसके बरक्स अपने इदारे खोल दिए।
बिल्कुल जी, निजी स्कूल्स एक्शन कमेटी के मुताबिक अब तालीमी इदारे बंद नहीं करेंगे। दूसरी जानिब सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी ने एक्शन लेते हुए खुलने वाले स्कूलों की रजिस्ट्रेशन मनसूख करने की हिदायत भी दे दी है। डायरेक्टरेट प्राइवेट स्कूल्स तालीमी इदारे खुलने के मामले से अब तक बेखबर भी है। और केपीके की अगर बात करें तो केपीके में स्वात ने भी प्राइवेट स्कूल्स मालिकान ने स्कूल्स खोलकर वहाँ पे जो तदरीसी अमल था उसको शुरू कर दिया है। प्राइवेट स्कूल्स एक्शन कमेटी ने ये साथ में ऐलान भी किया है कि तालीमी इदारे 15 अगस्त से खोल दिए जाएंगे। उन्होंने कहा था खोल दिए गए। और शहर में लियारी बल्दिया टाउन, अगर हम कराची की बात करें तो लियारी बल्दिया टाउन, गुलशन इकबाल, मलीर, कायदाबाद और नासमाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में जो मुतादिद निजी स्कूल से शफात, उन्होंने भी अपना जो तदरीसी अमल का आगाज़ कर दिया। निजी स्कूल्स एक्शन कमेटी का कहना था कि स्कूल तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ खोले गए हैं। सिंध में वजारत तालीम ने खबरदार किया कि किसी को बच्चों की जान से नहीं खेलने दिया जाएगा। NCOC के फैसले के मुताबिक स्कूल 15 सितंबर से ही खोले जाएंगे। जायज़ा इजलास 7 सितंबर को होगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की जानिब से भी इसी फैसले की तौसीक की जा चुकी है। और इसी वाले से मजीद बात करने के लिए हम मौजूद हैं हैदर अली, जो कि चेयरमैन ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के हैं। बहुत शुक्रिया आपका हैदर साहब, आपने हमें वक्त दिया। ये बताइएगा कि कुछ निजी स्कूलों की जानिब से तदरीस का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है, जबकि हुकूमत ने मना भी किया था कि अभी हम अपने बच्चों की ज़िंदगियों और सेहत के साथ नहीं खोलेंगे और 15 सितंबर से जाके स्कूल खोलेंगे। इसलिए जो स्कूल्स खोल दिए गए उनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख करने की हिदायत कर दी गई है। आपका रद्द-ए-अमल तो सबसे पहले इस पर जानना चाहेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश कर दूं कि कल और आज किसी किस्म के स्कूल खुलने की जो इत्तलात हैं उसमें 10 से 12 स्कूल कराची के मुज़ाफ़ाती इलाक़ों में कल स्कूल खोले गए और 99.9% स्कूल हकूमती ऐलान के मुताबिक और ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के फ़ैसले के मुताबिक बंद ही रहे। ये जो चंद स्कूल जो सिर्फ उंगलियों पर गिने जा सकते हैं और मुज़ाफ़ाती इलाक़ों में खोले गए, ये स्कूल असल में वो फितरी रद्द अमल है जो 6 माह से स्कूल बंद हैं और हकूमती वाज़े पॉलिसी न होने की वजह से स्कूल मालिकान और मुंतज़मीन में एक सख्त किस्म का जहनी दबाव और डेस्परेशन पाया जाता है। लेकिन हम ये समझते हैं कि हमें स्कूल खोलने के लिए वालिदैन का इत्मीनान और एतमाद चाहिए और उसके लिए हमें हकूमती ऐलान और हकूमती हिमायत चाहिए। हमारा ये मुतालबा है हुकूमत से भी, नेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिल से भी, कि वो स्कूलों के लिए, तालीमी अदारों के लिए एक वाज़े 2 टोक पॉलिसी का ऐलान भी करें और रोड मैप भी दें। जब कोरोना वायरस तेज़ी से इंशाअल्लाह ताला कम हो रहा है तो साइंटिफिक अंदाज़ों के तहत अगर हमें गैर यकीनी सूरत हाल से निकाल लिया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि प्राइवेट स्कूल्स में पाई जाने वाली बेचैनी को भी किसी हद तक कम किया जा सकता है। बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की आपने और ये बात बिल्कुल समझ में आती है कि 6 महीने से स्कूल्स बंद हैं तो जाहिर है स्कूल्स का तदरीसी अमल मुतासर हो रहा है। लेकिन साथ ही जो स्कूल जिन्होंने इस वायलेट किया है हुकूमती अहकामात को, इस हवाले से आपकी तंजीम क्या एक्शन लेगी? जी, इन तमाम स्कूलों से हमारी एसोसिएशन का कोई ताल्लुक़ नहीं है। डायरेक्टर जनरल प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने कल 9 स्कूलों को शो कॉज नोटिस दिए हैं रजिस्ट्रेशन की सस्पेंशन के लिए और वज़ीर तालीम ने भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को अहकामात दिए हैं कि इन स्कूलों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। लेकिन इसके बावजूद हम समझते हैं कि तालीमी अदारों का तक़द्दुस पामाल नहीं होना चाहिए और अगर इन चंद स्कूलों ने कोई वायलेशन की भी है तो उसको कानून के मुताबिक ही सिर्फ उस पर अमल दरामद होना चाहिए और कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल आपने दुरुस्त बात कही हैदर साहब, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन मनसूख होने का अमल है इसके बाद क्या तदरीसी अमल इन स्कूलों में बिल्कुल मुमकिन नहीं होगा या सिर्फ मैट्रिक का या बोर्ड के इम्तहानात का रजिस्ट्रेशन सेंटर नहीं बन सकेगा? क्योंकि कुछ अर्सा पहले जब बात हो रही थी इस प्रोग्राम में तो ये भी कहा गया था कि अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो जाएगी तो सिर्फ बोर्ड का मरकज़ नहीं बन सकेगा, तदरीसी अमल तो जारी रहेगा। क्या इस बात में कोई सदाकत है? नहीं, रजिस्ट्रेशन अगर किसी स्कूल की मनसूख हो जाए
तो उसमें तदरीसी अमल ही मुमकिन नहीं होगा। कानून के मुताबिक नर्सरी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक पढ़ाने की जो रजिस्ट्रेशन और मंजूरी है वो डायरेक्टोरेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के जिम्मे है, लेकिन अभी इब्तदाई मरहले में कानून के मुताबिक हमारे डीजी प्राइवेट स्कूल्स ने इन तमाम स्कूलों को शो कॉज नोटिस दिए गए हैं। सही। और उन शो कॉज नोटिस का ये तालीमी अदारे जवाब देंगे, उसके बाद इनको दोबारा सुना जाएगा और फिर एक फाइनल शो कॉज नोटिस दिया जाएगा। और अगर रिमाइंडर नोटिस के बावजूद भी कोई प्राइवेट स्कूल जो है वो कानून की वायलेशन करेगा तो फिर उसके मुताबिक ही कार्रवाई की जा सकेगी। अच्छा हैदर साहब, बहुत पहले प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन वाले मुसलसल कह रहे थे कि वो 15 अगस्त से स्कूल खोल देंगे, लेकिन अब आप लोगों ने कहा है कि नहीं, जब जो स्कूल खोले जाएंगे वो 15 सितंबर से ही खोलेंगे, और आपने जो हुकूमत की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया था आपने उसको मनन कबूल कर लिया है? देखिए जी, हमने रोज़े अव्वल से सिर्फ ये मुतालबा किया कि हुकूमत तालीमी अदारे खोलने का ऐलान करे। तालीमी अदारे खोलेंगे की बात सिर्फ चंद स्कूलों ने अपने तौर पर जज्बाती रद्द-ए-अमल के तौर पर की थी। प्राइवेट स्कूल्स की मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जिस तरह कल भी आपने देखा कि पूरे सिंध में 99.9% स्कूल जो है वो बंद रहे, तो प्राइवेट स्कूल्स की बड़ी अक्सरियत जो है वो हुकूमती ऐलान के साथ है कि जब तक हुकूमत बहुत अच्छी ऐलान बात नहीं है हैदर साहब, बहुत हम अच्छी बात है। और स्कूल नहीं वाकई खोलेंगे। जिस तरह से हमने देखा कि अमेरिका में 2 हफ्तों के दौरान 97,000 बच्चों में कोरोना केसेस मस्बत आए, उसके बाद से बिलाशुबा बच्चों की सेहत पर रिस्क नहीं लिया जा सकता और अब इंतजार करना चाहिए कि हुकूमत इस हवाले से कोई वाज़िब पॉलिसी का ऐलान करे और उसके बाद ही तदरीसी अमल का आगाज़ किया जाए। बहुत शुक्रिया, हैदर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, सिंध प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के चेयरमैन। और साथ में अब एक अच्छी खबर उन बच्चों के लिए, उन कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स के लिए जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान थे अपने A-लेवल्स और O-लेवल्स के बाद, एग्जैक्टली क्योंकि शफात उनका इस रिजल्ट पे उनका पूरा जो फ्यूचर है वो रिलाई कर रहा था। तो अब कैम्ब्रिज ने अंदाजों पर जारी नताइज वापस लेने का ऐलान कर दिया है। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने इतनी बड़ी खबर की है, आसानी से सुना दी। आप म्यूजिक के साथ सुनाना चाहते हैं? नहीं जी, मैं कहना चाहता हूँ वो सारे बच्चे जिन्होंने 3 दिन से अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ है, खाना नहीं खा रहे कि हाय हम लुट गए, अब हमें यूनिवर्सिटियों में दाखिला नहीं मिलेगा, इतने बड़े ईमेल्स कर रहे हैं, इतने बड़े मैसेजेस फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं। पहले तो आप सारे मिलके भंडारा डालें और उसके बाद हाँ जी, उसके बाद शफकत महमूद साहब का और बिलाशुबा क्रेडिट जाता है जी वजारत तालीम को। शफकत महमूद साहब ने ये ट्वीट किया है और बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है जिसमें कैम्ब्रिज ने जून 2020 के जो अंदाजों पर मबनी नताइज हैं वो वापस लेने का ऐलान करें। बिल्कुल जी, और साथ में जो नए नताइज हैं उनका भी ऐलान जल्दी किया जाएगा और बच्चों को नए नताइज से आगाह भी करेंगे। और कैम्ब्रिज की जानिब से नए नताइज का ऐलान तलबा और वालिदैन के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश आइंद है। तो इसलिए बस परेशानी छोड़ दें, जो फाकों पे चले गए थे फाके छोड़ दें, खाएं पिए ऐश करो, साथ में वो सारे बच्चे जिन्होंने 5 दिन से पुराने स्कूटर जैसा मुंह बना के कमरे में खुद को बंद किया हुआ था, बाहर निकलें, चहचहाएं, एक कोयल की तरह कूकें और बताएं दुनिया को कि आज हम बड़े खुश हैं, आज मैं ऊपर हूं, आसमान नीचे है, ये पूरी दुनिया को बताएं क्योंकि कैम्ब्रिज आपके रिजल्ट्स को दोबारा से कंसिडर कर रही है और डेफिनेटली पाकिस्तान की वजारत तालीम की एक अच्छी काविश है। जितनी हमने खुशियां हमने बाजे बजा ली है ना इस बात में अल्लाह करे ऐसा ही हो। अच्छा जी, आप जरा कराची की सूरत से बात करते हैं। कराची का एक पार्क जिसका नाम था संगम ग्राउंड, एक जमाने में बहुत ज़्यादा मशहूर होता था, लेकिन अब इसकी वजह शोहरत जो है ना वो शफात वो कुछ और है। मतलब देखिए, कचरा तो एक नॉर्मल सी बात है, कचरा शायद अफरीदी ने यहाँ मैच खेले में, राशिद लतीफ यहाँ मैच खेलते रहे संगम ग्राउंड में, तभी तो आप देखिए इसकी तारीखी वैल्यू कितनी है कि कितने बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ से निकले हुए हैं। लेकिन अब ना जो सूरत हाल इसकी थोड़ी बहुत शफात डिफरेंट होगी। देखिए, कचरा तो कराची में नॉर्मल सी बात है, वो ठीक है, लेकिन वो जो फ्लड लाइट्स वाले खंबे होते थे ना, आपको पता है वो किस लिए इस्तेमाल होते हैं? मैं नहीं बताऊंगा, नाम हम बताएंगे, अब हम खुद देखेंगे। हमारे नुमाइंदे अली हसन हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। संगम स्पोर्ट जहाँ सिकंदराबाद बाबर बचारा तो बड़े बेतहाशा तारिक वहाब और मंसूर अख्तर ये खेला करते थे। हम भी बहुत क्रिकेट खेले, जुम्मा बाजार लगने लगा और दूसरे बाजार लगने लगे जिसकी वजह से तबाह हो गया। कराची की क्रिकेट अगर आपको सही करनी है या पूरे पाकिस्तान की, तो आपको आबाद करने पड़ेंगे अपने क्लब क्रिकेट के ग्राउंड। ग्राउंड के चारों जानिब लगे फ्लड लाइट टावर्स संगालूद और अब दूसरे मकसद के लिए जेर इस्तेमाल हैं। इस मैदान में गधों की अहमियत ज्यादा है।
खेल के मैदान कैसे आबाद हो सकते हैं जब वहां पर कचरे के ढेर होंगे? यही नहीं, मैदान में लगे फ्लड लाइट टावर्स अब नाकारा तो हो गए हैं, लेकिन इतने नहीं हुए कि गधे बांधने के काम ना आए। देख सकते हैं आप खुद ही। कैमरामैन काशिफ निजामी के साथ अली हसन, ARY न्यूज़, कराची। मैं आई लाइक द पॉजिटिविटी। जो पॉजिटिविटी थी ना कि फ्लड लाइट टावर बेकार है, सायादार देखे ना, मुझे गधों के तो काम आ रहा है शफात। कुछ तो देखे ना, किसी बात पे तो आप खुश हो जाए। नहीं सॉरी, मेरी गलती है, मेरी गलती। आप नहीं गलती, मेरी खुश हो जाए। देखिए वो कितना गधा खुश, उनकी प्राइवेसी मुझे लग रहा है कि हमने खराब कर दी। और अब मैच अभी भी हो रहे हैं, अगर आप संगम ग्राउंड पे जाएं तो ये डड्डू जो छलांगे मार रहे हैं ना वहाँ पे, ये उधर ये तो वो प्रॉपर उनका जो है ओलंपिक्स चल रहे हैं डड्डुओं के वहाँ पे। डड्डू यानी मेंढक। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे और बाखबर सवेरा का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। और जनाब सेवन से आपको एक खबर देते चलें कि हज़रत लाल शहबाज कलंदर का मज़ार 5 माह बाद ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया है। ज़ायरीन को SOPs के तहत दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। मास्क का इस्तेमाल तो इसमें लाजमी है, समाजी फासलों का भी ख्याल रखना जाना चाहिए और ज़ायरीन को जरासीम को स्प्रे करने वाले गेट से भी गुजारा जा रहा है। हर 8 घंटे बाद जनाब मज़ार को और सहन को धोया जाएगा डिसइंफेक्टेंट से। और जो जितने जो इस मज़ार के में जो रसूमात हैं, चराग की नौबत बजने की, घड़ियाल बजने की, वो सब की सब रिज्यूम हो गई हैं। और अब धमाल के लिए भी SOPs जारी कर दिए। देखिए जी, नौबत बज रही है, उसने भी मास्क पहना। और जो धमाल की मेरे ख्याल में SOPs जारी हुई, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं कि कितने लोग एक साथ, लेकिन गालबन 8 से 10 अफराद हैं जो एक साथ धमाल कर सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस के साथ। और शफात ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए जैसे हम हर चीज़ जो हमारी जो इकॉनमी है वो नॉर्मलाइज होती जा रही है, तो जो हमारी बाकी जो तमाम जो चीज़ें थी, एक्टिविटीज़ हैं, अब उनका भी नॉर्मल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे जैसे अब मज़ार अब खोले भी जा रहे हैं, तो उनमें अब जो लोग जाएंगे, जो ज़ायरीन जाएंगे, अब ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको SOPs पे अमल करना है और कहीं ऐसा ना हो कि उनकी वजह से कोई और ज़ायर जो है वो वायरस कॉन्ट्रैक्ट न कर ले, किसी और ज़ायर को प्रॉब्लम ना हो। जी जनाब, आगे बढ़ते हैं जनाब। और एक अजीबोगरीब बात है जनाब, 900 के करीब जानवर, 917 के करीब जानवर और परिंदे मौजूद थे इस्लामाबाद चिड़ियाघर में। लेकिन जब उनकी काउंटिंग की गई तो वो कितने बरामद हुए जनाब? जी उसमें 507 जो हैं, पता चला कि जी 500 से ज़्यादा इनफैक्ट जो हैं वो गायब हैं। और अब जो करंट उनकी जो तादाद है शफा, डैट इज़ लाइक 404 हैं। तो आप देखिए जो 513 हैं, 513 जो हैं जानवर, ये कहाँ गायब हुए हैं? जी जनाब, अब 513 जानवर गायब हैं और 404 रह गए हैं। तो ये बाकी जानवर, नायाब जानवर और परिंदे खास तौर पे, वो कहाँ गए? परिंदों की तादाद 917 थी, जैसे हमने बताया। जुलाई में चिड़ियाघर का इंतजाम मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन से वापस लेकर जब वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट को दिया गया, तो उस वक्त जानवरों की तादाद 404 जाहिर की गई। और मुंतकिली के दौरान हिरन, चटकारा, बारहसिंगा, नीलगाय, नायाब नस्ल के परिंदे वो कम हैं, अपनी तादाद से कम है। तो मरगजार चिड़ियाघर में जानवरों की मुनासिब देखभाल ना होने के बायस हमने कई दफ़ा उस पर पैकेजेस भी चलाए हैं। हमने उस पर बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आती रही है, एग्रेसिवली काम किया, बड़ा उसको जानवरों का अब्यूज़ होता रहा है वहाँ पे। पिछले दिनों जैसे आपने देखा कि वो जो शेर का पिंजरा वैक्यूट कराने के लिए जो वहाँ पे आग लगाई गई है, तो वहाँ पे जो शेर था वो शेरनी वो से जाँ बहक हो गए। तो जो मिस हैंडलिंग है वो तो अब लोगों ने भी देखी कि किस तरीके से इस्लामाबाद के मुर्गसार जो चिड़ियाघर है वहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और इसी वाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर अनीसा रहमान, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब ये जो फिगर्स सामने आ रही हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा हैरान कौन फिगर्स है कि कहाँ 917 थे, कहाँ 513 गायब हो गए और अब 404 रह गए। ये एग्जैक्टली हुआ क्या होगा? मैम अब सूरत यूँ है ना कि ये हमेशा से CDA के पास जू था 2016 तक, और
यानी कि पिछले तकरीबन 40 सालों से। उसके बाद हुकूमत का फैसला हुआ कि जी इसकी बाइफर्केशन की जाए और म्यूनिसिपल अथॉरिटी कायम होगी इस्लामाबाद में, जिसको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन MCI कहते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इस्लामाबाद। तो ये जू जो है ना ये उनको दे दिया गया। अब हम वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के पास इस जू को आए हुए सिर्फ 1.5 महीना हुआ है, और जैसे ये आया हमने अपनी मिनिस्ट्री के साथ मिलकर जानवरों की तादाद की पूरी लिस्ट बनाई। इसमें जानवर कितने हैं, परिंदे कितने हैं, रेप्टाइल्स कितने हैं, और हमारे पास जो लिस्ट आई वो 395 की आई। और वो इसलिए 5-10 ऊपर नीचे इसलिए होते हैं क्योंकि परिंदे इतनी तादाद में होते हैं, उनको गिनना मुश्किल होता है। 395 सर, आपने 395 बताया? जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैक्सिमम 917 का फिगर, लास्ट 917 का फिगर 2016 का है हाल। जी बिल्कुल, वो पुरानी फिगर है। और मतलब हमने जैसे इसको हमें मिला, हमने उसी वक्त इसको इन्यूमरेट किया और अपनी मिनिस्ट्री के साथ बैठ के इनको पूरे गिन के पूरी लिस्ट तैयार कर दी हमने। तो हमें जो रिसीव हुए ना इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज को और वाइल्ड लाइफ बोर्ड को, वो 404 और 395 के दरमियान परिंदे और जानवर वसूल हुए। तो डॉक्टर साहब अब कौन जिम्मेदार है? कुछ इंक्वायरी, कोई इन्वेस्टिगेशन कुछ आगे बढ़ी? सर वो बिल्कुल जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि इंक्वायरी होगी, क्योंकि ये चीज अभी देखिए, जब ये शेरों वाला वाकया हुआ था, जिन लोगों को हमने ट्रांसपोर्ट करने के लिए बुलाया था उनसे ये हादसा हुआ और उसकी इंक्वायरी अलहदा हुई, और उसकी इंक्वायरी के दौरान ये पता चला कि भी ये इतने सारे जानवर, कुछ 450 जानवर वो मौजूद नहीं है। तो उसकी इंक्वायरी अभी जारी है और गालिबन शायद इस पे पुलिस केस भी होगा। तो जो प्रीवियस मैनेजमेंट है वो इसका जवाब देंगे कि किस वजह से ये गए, चाहे उनकी बीमारी की वजह से गए, क्या वो उम्र रसीदा होने की वजह से उनकी जान बच हुई, चाहे वो चोरी हुए। तो ये मतलब जो रिस्पॉन्सिबल अगर चोरी हुए डॉक्टर साहब तो भी बहुत बड़ी नाअहली है कि चोरी क्यों हुए, और अगर चोरी नहीं हुए और मर गए तो ये तो उससे भी बड़ा क्राइम है कि जानवरों को ऐसे पिंजरों में रखा गया। नहीं देखें ऐसी बात ना कीजिएगा सर। देखिए व्हाट यू हैव टू रियलाइज कि जब एक जानवर होता है ना, आपके पास रिकॉर्डिंग में आ जाता है कि जी इस तारीख को ये पैदा हुआ हमारे पास, ठीक है ना, मतलब जो जू के महकमे उसके पास है, और इतनी उम्र नॉर्मल, फॉर एग्जांपल एक परिंदा के आप कहें कि जी उसकी नॉर्मल उम्र 6 साल की है, तो आपको अंदाजा होगा कि भी 6 साल तक उसको जिंदा। अब उनकी बीमारियां जो हैं वो हमारे पास मैं उस हवाले से बात करूं कि जो 2016 का फिगर है वो 917 का आपने खुद बताया, 2016 से अब तक 4 साल हुए। किसी भी जानवर के लिए ये अभी एक मैच्योर एज हो सकती है, मतलब नॉर्मली इस एज में जानवर बूढ़ा जरूर होता है, लेकिन ये मौत की उम्र नहीं होती। ऑल्सो डॉक्टर साहब ये भी इंक्लूड कीजिएगा, जैसे भी आपने बोला कि आपके पास तमाम तरह रिकॉर्ड होता है, तो फिर आपके पास ये भी रिकॉर्ड होगा ना कि 5 साल में कितने जानवर मरे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो जू की अथॉरिटीज थी ना आज से 1.5 महीना पहले तक, वो इसका जवाब जरूर देंगे जी, क्योंकि इसकी इंक्वायरी मिनिस्ट्री ने ऑर्डर कर दिया, और वो इसका जवाब आपको बहुत भी होगा तो क्या 2 हफ्तों में मिल जाएगा कि भी क्या वजूहात है, कितने सारे जानवर कहाँ गए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये कहना बहुत आसान होता है कि जी 400 जानवर चोरी हो गए, मगर मुमकिन है उनमें से कुछ चोरी जरूर होंगे, मगर एक नेचुरल डेथ का सीक्वेंस होता है, बीमारी से जानवर मरते हैं, वो भी डिस्काउंट करें तो आई एम श्योर देयर इज अ रीजन व्हाई इतने सारे जानवर नहीं है, और इसकी वो मैनेजमेंट जवाब देगी आपको। लेकिन अगर आधे ये भी कह दें कि चले आधे चोरी हुए आधे मर गए, फिर भी काफी बड़ी तादाद है। अच्छा ये बताइएगा, चलिए ये तो 1.5 महीने पहले की जो मैनेजमेंट है वो जवाब देगी, अब जरा 1.5 महीने के दरमियान जो वाकयात हैं उस हवाले से भी पूछ लेते हैं। अभी जैसे जो शेर और जो शेरनी मरे थे जो पिंजरे में आग लगाने की वजह से उनके बारे में, तो सर उस पर जो मुकदमा भी दर्ज कराया गया था वो FIR में लिखा था नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, जबकि वो खुद ही बोला था कि ट्रांसपोर्ट के लिए लोग बुलाए गए थे और उनकी वजह से हुआ था। तो सर नामालूम अफराद कहाँ से आ गए? नहीं बिल्कुल ऐसी बात नहीं। जो मैम जो FIR दर्ज है ना उसमें नामालूम अफराद हैं। ये लड़का उसने एक्सेप्ट किया है, वो लाहौर से आया, उसने एक्सेप्ट किया है, बाकी जो स्टाफ है उनकी तफ्तीश जारी है, उसकी एक्सेप्टेंस आ चुकी है पुलिस के पास। ये केस जो है वो बिल्कुल तैयार है कोर्ट जाने के लिए। ऐसी बिल्कुल बात नहीं कि वो नामालूम थे, वो उसने तो सर इंतजामिया ने नामालूम अफराद तो सर हमने ही नहीं दिया ना, नामालूम अफराद तो लिखवाया गया। तो फिर जब जो वीडियोस आई थी जो मार रहे थे, जिनके हाथ में डंडे भी मौजूद थे, तो वो वीडियोस के थ्रू भी नहीं देखे जा सकते थे कि वो कौन से लोग थे, ताकि उनके नाम सही इंदराज उनके नामों से कराया जाता है। मैम ये हो चुका है, ये केस पुलिस के पास मुकम्मल हो चुका है जी, सही फर्द जुर्म हो चुका है जी, उनको पता है कौन लोग हैं, और उन्होंने मैंने कह दिया उन्होंने एक्सेप्ट भी कर ली अपनी गिल्ट।
सही सही। अच्छा, अब जाते जाते सर आपको हम इंशाल्लाह, आपने वैसे बात भी की है कि इंशाल्लाह 2 हफ्ते तक जवाब आ जाएगा, तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करें कि 2 हफ्ते बाद जब हम इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात करेंगे इस शो में, तो आप हमें ज़िम्मेदारों का तयन भी कर देंगे और ये भी बताएंगे कि ये जानवर कितने चोरी हुए, कितने मरे, क्या 2 हफ्ता का पीरियड काफ़ी है इस सारे मामले के लिए? जी बिल्कुल सर, ये हक बनता है, अवाम का हक बनता है कि उसको जवाब मिले इस चीज का कि ये जानवर किधर गए, बिकॉज दिस इज पब्लिक प्रॉपर्टी, हुकूमत पाकिस्तान की प्रॉपर्टी होती है जो जू के जानवर होते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि विद इन 2 वीक्स जब इसका रिजल्ट आएगा, आप हमसे पूछेंगे, इसकी पूरी जवाबदेही होगी कि उस महकमे में किसने क्या किया जिसकी वजह से ये हुआ। सर मेरी एक और गुजारिश है सिर्फ आपसे सर, कि आप जब ये बार बार एक चीज को दिखाते हैं ना, तो इसमें प्लीज ख्याल कीजिएगा कि इट्स क्वाइट, ये जो शेर का वाकया हुआ था, इट्स अ वेरी टेरराइजिंग इंसिडेंट। मतलब ये जुल्म के हद तक एक जानवर के साथ हुआ। पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया की बड़ी जगह आई हुई इस वाकये पे कि किस तरीके से मैन हैंडल किया गया इनको। देखिए मैम, उसको ना सिर्फ लोगों ने देखा, उस पे पुलिस केस है, उन लोगों के साथ कार्रवाई हो रही है। मैंने आपका इन लोगों के उनका हम अपडेट्स करते रहे सर, लेकिन जो बात हुई, जो नामालूम अफराद वाली बात, क्योंकि FIR की नकल हमारे साथ शेयर की गई थी, उसमें नामालूम अफराद लिखा हुआ था, बाद में इसमें रिमार्क्स भी आए हैं ऑनरेबल कोर्ट के, तो उस हवाले से भी जरा हमारा फर्ज बनता था कि हम आपसे भी इस हवाले से पूछें। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। 2 हफ्ते के बाद हम देख लेंगे कि एग्जैक्टली तहकीकात कहाँ तक पहुंची हैं, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में अगर जानवर मर भी जाता है और अगर गायब हो जाता है तो इस पर बात जरूर होनी चाहिए। अभी हम आपको एक अहम तरीन खबर से आगाह करते चलें कि गिलगित में मकामी अफराद ने जोटियाल नाले से मारखोर के जख्मी बच्चे को रेस्क्यू कर लिया है और नन्हे मारखोर को महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले भी रेस्क्यू करके उसके हवाले कर दिया गया है। और तिब्बी इमदाद देने के बाद महकमा वाइल्ड लाइफ ने मारखोर को जंगल में वापस छोड़ दिया है। बड़ा ऐसा इक़दाम है जनाब। मारखोर यूजुअली बिल्कुल जो चटियल पहाड़ होते हैं उन पे वो बैलेंस करता है ख़ुद को, और जो पहाड़ों में चट्टानों के बीच में जो घास उगती है वो खाता है। यूजुअली ऐसे होता है कि जो उसके छोटे बच्चे होते हैं वो चट्टान से फिसल के नीचे गिर जाते हैं, बाज़ औक़ात मर भी जाते हैं, लेकिन ये दिस चैप वाज लकी कि इसको लोगों ने वहाँ के, और हैट्स ऑफ टू द लोकल पॉपुलेशन जिन्होंने इसको बचाया और इसको बचा के वापस इसके जंगल में छोड़ दिया। और अभी हम ज़रा आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया से तो खबर देंगे, लेकिन इस खबर से आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्जैक्टली जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसके दिमाग पे हर वक्त जो कहते हैं ना नास रहता है, नफ़रत का वो कितना सवार होता है। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की तुर्क खातून अव्वल अमीने उर्दवान से मुलाकात हुई है और इस पर जो भारतीय हैं और जो उनके फैंस हैं, जो उनसे नफरत करने वाले लोग हैं, उन्होंने आमिर खान को रॉन्ग नंबर करार देना शुरू कर दिया और सोशल मीडिया पर शफात आमिर खान को मुसलसल ट्रोल किया जा रहा है। जी जनाब, और आमिर खान के ऊपर उस वक्त भी बड़ी तनकीद हुई थी जब इसराइली वज़ीर आज़म ने भारत का दौरा किया था और उन्होंने आमिर खान ने मुलाकात से इनकार कर दिया। बिल्कुल जी, तो इसी हवाले से कहा भी जा रहा है कि आपने वहाँ जाके अमीन उर्दवान से तो आप मिल लिए हैं, आप इसराइल के वज़ीर आज़म से आप क्यों नहीं मिले। अच्छा, ये सिर्फ आमिर खान नहीं है, ऐसे जब भी कोई वाक़या होता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे जितने भी मुसलमान आर्टिस्ट होते हैं उनको टारगेट करना शुरू कर दिया जाता है, जिसमें अब आमिर खान के बाद अब इसमें शाहरुख खान भी ऐड हो गए और इसमें सलमान खान भी हैं। तो इन तीनों खान पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो टारगेट किया जा रहा है। स्पेशली वहाँ पे कंगना रनौत, आई डोंट नो, मतलब आई यूज्ड टू रिस्पेक्ट हर अ लॉट क्योंकि वो इतनी कमाल एक्ट्रेस है, उनको और कोई काम नहीं आजकल, वो आजकल सिर्फ और सिर्फ वो पाकिस्तान के खिलाफ चीज़ें ही कर रही होती है। इस कारण हमने एक रिपोर्ट तैयार की, आपके साथ शेयर करते हैं, ये तो चलता ही रहता है। जी जनाब, और अगर आपको भी इंटरनेट पर ट्रोल किया जा रहा है तो ये जहन में रखें कि आपको ट्रोल सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने आपसे कम अचीव किया होता है। थैंक यू वेरी मच। तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। बाय द वे, मुझे कल ट्रोल क्यों कर रहे थे? वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान के कौमी तराने के बोल हफीज़ जलंधरी ने लिखे थे, लेकिन जो उसकी धुन थी वो अहमद गुलाम अली छांगला ने मुरत्तब की थी। बरसों तक कौमी तराना मखसूस धुन के साथ दुनिया भर में बजाया जाता था, मगर वक्त के साथ जनाब इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं द मैन हिमसेल्फ, जनाब आमूज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, और पहले तो आपको बड़ी मुबारकबाद, आपने एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया, ज़बरदस्त काम किया। पहले बताइए ये क्यों आपको लगा कि यार ये 10 तबलों के साथ मिल के कौमी तराना भी बजाया जा सकता है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ ARY न्यूज़ बाखबर सवेरा प्रोग्राम का कि आपने इस प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया, और पूरे पाकिस्तान का कि मुझे इतनी इज़्ज़त और प्यार
मिला। और बस एक आइडिया जहन में आया, बस ऊपर वाले की अता थी कि वो हिट हो गया और मालिक ने बहुत इसके वसीला से इज्जत बख्शी मुझे। ज़बरदस्त। अच्छा आमूस, मैं चाहूँगी कि ये तो चले, अभी तो आपने ये जो धुन बजाई ये 10 तबलों में बजाई, अभी आपके सामने 3 तबले मौजूद हैं, तो क्यों ना दोबारा से हो जाए। जी बिल्कुल। दोबारा से मैं अब कुछ और आपकी नज़र कर रहा हूँ। श्योर श्योर श्योर। पाकिस्तान में एक बहुत मशहूर एक कहरवा ठेका है जो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो मैं उसकी कुछ वेरिएशंस आपके सामने शेयर करूँगा। ज़रूर। 1 2 3 4 1 2 3 4। बहुत आला, बहुत आला। क्या बात, आप ये तबला बजाते रहिए, मैं इसके ऊपर जरा हेडलाइंस करने की कोशिश करता हूं। स्लो डाउन के बावजूद मईशत की बेहतरी की जानिब गामजन, जुलाई में तरसीलात ज़र 2.7 अरब डॉलर तक पहुंच गए। तकरीबन बाजार ये क्या बात है आमोद सर, ये आपने कहरवा ठेका बजाया राइट? काफी मिक्स है इसमें। क्या बात है सर, बड़ी वेरिएशन है माशाल्लाह। जी है कहरवा, लेकिन उसमें वो वेरिएशंस उसकी मतलब जी, क्योंकि दादड़ा वगैरह भी से वो सब चीजें ऐड होगी हुई थी इसमें। अच्छा ये आमूस मुझे ये बताएं। नहीं, दादरा तो एक अलग। हाँ ठीक है। अच्छा मुझे अब ये बताएगा आमूस के वैसे अभी 14 अगस्त पे तो आपकी जो वीडियो जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है वो है 10 तबलों के साथ। अगले साल आपने सोचा हुआ कि अभी तो 10 तबले हैं, अगले साल 14 अगस्त पे 14 ही तबले होंगे? अगले साल मैं आपको इसका थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि मैंने ये कैसे किया। जी बिल्कुल। तबला जो है वो जैसा कि हमारे कौमी तराने की जो धुन है वो 2 रागों पर मुश्तमिल है, बिलावल और कैरवानी, ठीक है। और इसकी तर्ज आपने अभी बताया कि अहमद गुलाम अली चागला ने 1949 में बनाई इसकी तर्ज, तो उसके जो टोटल सुर थे वो तकरीबन 14 बनते हैं। अच्छा। तो मैंने इन्हीं 14 तबलों को उनके साथ सुर करके 14 सुरों के साथ तो ये बजाया था मैंने। अच्छा मैं एक चीज़ और देख रहा था, देखिए हर तबले को उसके हिसाब से, उसके सुर के हिसाब से कसना, ये इसमें आपको बड़ा टाइम लगा होगा। तो ये 10 तबले आपने हर तरह से कसे और फिर उसके बाद आपको हर एक बीट मालूम थी। लोग यूजुअली 1 ऑक्टेव बजा लेते हैं, 2 बजा लेते हैं, ये 1.5 ऑक्टेव आपने कैसे मैनेज कर लिया? आप यकीन मानिए इसके लिए मुझे तकरीबन 2 माह की प्रैक्टिस जो है वो दरकार हुई और फिर जाके कहीं ये मैंने इसको अंजाम पाया है। बहुत उम्दा जी, बहुत उम्दा। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं अगले साल आप मज़ीद जो है ना इसमें इंस्ट्रूमेंट्स का इजाफा करेंगे और इसी तरह से जो है ना कुछ बेहतरीन चीज़ हमारे साथ शेयर करेंगे। मैं चाहूँगी कि कोई तराना इस पे हम चाहेंगे, आपके पास जो तबला है कुछ बीट पे प्लीज़ तराना सुना दीजिए हमें। मैं सॉरी आपको बताना चाहूँगा, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा मुझे तबले चाहिए। अच्छा। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जब भी कोई प्रोग्राम होगा मैं ज़रूर उसमें लाइव परफॉर्म करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। आमूस खान हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी खूबसूरती से जो हमने आमूस की आजकल जो वीडियो वायरल हुई है, कितनी खूबसूरती से 10 तबलों पे उन्होंने जो पाकिस्तान का कौमी तराना जो है उसको प्ले किया है। बहुत देखिए बात हर तबले को उस हिसाब से कसना कि वो पर्टिकुलर आवाज नहीं। नॉट ओनली शबात कि आप उसको कसने हैं, आपकी उंगलियां उस पर पड़ेंगी कैसे, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो जनाब आगे बढ़े जनाब, आगे बढ़ते हैं जनाब। और हमारे सामने जो खबर है वो आपके साथ शेयर करते चलते हैं कि बीवी को चलती मोटरसाइकिल से उतार कर बच्चों के सामने गोली मारने का जो वाकया पेश आया है उस हवाले से आपको बताते चले कि पावर हाउस चौरंगी पर फायरिंग के बाद की वीडियो सामने आई है जिसमें मोटरसाइकिल सवार मुलजिम को 2 बच्चों के हमरा देखा जा सकता है। शहरियों ने मुलजिम को पकड़ा और मददगार 15 के हवाले किया।
एसएसपी सेंट्रल के मुताबिक खातून शौहर से नाराजगी के बाद भाई के घर रह रही थी। मुलजिम कामरान बीवी और 2 बच्चों को मनाकर मोटरसाइकिल पर घर लेके जा रहा था और रास्ते में उसने ये वारदात कर दी। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद है। नज़ीर, मजीद क्या तफसीलात सामने आई है इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से? देखिए मदिया के पावर हाउस चरगी पर फायरिंग का वाक़या पेश आया था, जहां पर एक कामरान नामी शख्स है जिसने चलती मोटरसाइकिल से तलब कलामी के बाद अपनी बीवी को उतारा। उसके बाद उनका झगड़ा होने लगा। उसके बाद उसने अपनी पैंट में अड़सा हुआ पिस्तौल निकालकर अपनी बीवी को सीने पर गोली मारी है, जिसको फौरी तौर पर अब्बासी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो अभी स्टेबल है। उस खातून जिसका नाम फराना बताया जा रहा है, उसने अपने शौहर के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा भी दर्ज करा लिया है। एसएसपी सेंट्रल का ये कहना है कि जैसे ये वाक़या हुआ, वहाँ पर मौजूद रागीरों ने इनको, जो मुलजिम था, इसको फौरी तौर पर पकड़ लिया और 15 मददगार को कॉल की, जिन्होंने आकर इसको मुतल्लिका थाने के हवाले किया। और इस वक्त कामरान के खिलाफ तहकीकात जारी है, तफ्तीश की जा रही है कि पिस्तौल कहाँ से आया और ये वाक़या कैसे पेश आया। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर शाह इस हवाले से तफसीलात फराहम करने का। और अब ख़वातीन और हज़रात बताते चलें कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैच बारिश ने जीत लिया और साउथहैम्पटन टेस्ट ड्रॉ हो गया। इस हवाले से एक रिपोर्ट हमने तैयार की, अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। दूसरी जानिब कौमी क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वक़ार यूनुस ये कहते हैं कि दूसरा टेस्ट मुकम्मल ना होने पर मायूसी हुई है। क्रिकेट टीम मैच के लिए तैयार थी। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, ये बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जाहिद अनवर। कौमी क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वकार यूनुस का कहना है कि खराब मौसम के बायस मैच मुकम्मल न होना मायूस कुन है। हम पूरा मैच के लिए तैयार थे, अनफॉर्चुनेटली इसको कंप्लीट नहीं हो सका या बारिश की नजर हो गया, लेकिन इंशाल्लाह अगला मैच आने वाला है और इन्हीं कंडीशंस में लगता है ऐसे बज़ाहिर ऐसे कि इसी तरह की कंडीशंस होंगी, तो इंशाल्लाह वी विल बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट। वीडियो लिंक के जरिए मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि इंग्लैंड में क्रिकेट खेलनी है तो ऐसे मौसम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। मौसम के आगे लड़ाई तो नहीं की जा सकती ना, जैसा वेदर होगा, जैसी कंडीशंस होंगी, आपको उसको उसके हिसाब से खेलना पड़ेगा। टेस्ट फॉर्मेट में तब्दीली के हवाले से उनका कहना था कि वो उसके हामी नहीं है। तो हमेशा ही इस चीज का एडवोकेट हूँ कि टेस्ट मैच क्रिकेट में जितनी कम से कम तब्दीलियां या लॉज या रूल्स को चेंज किया जाए उतना ही बेहतर है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट बहुत ट्रेडिशनल क्रिकेट है और टेस्ट क्रिकेट ही एक्चुअल क्रिकेट है जो आपका कंप्लीट टेस्ट लेती है। उनका कहना था कि अगले टेस्ट के लिए पिच और मौसम की सूरत हाल देखकर ही टीम का चुनाव करेंगे। शाहिद नूर, AY न्यूज़, साउथहैम्पटन। अब जनाब आपसे इजाज़त चाहने का वक्त हुआ चाहता है। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।